नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तर के करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला आपके समक्ष आ चुकी है। आज यह इसका चौथा पार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था पिछले वर्ष, मतलब चूंकि अभी 2025 चल रहा है तो 2024 में बहुत सारे जो पेपर्स हुए थे, स्पेशली जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वहां के करंट अफेयर्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। और आइए यहाँ पर देखिए, शुरुआत जो है हम थोड़े छोटे स्तर के या यूं कहें राज्य स्तर के पीएससी से करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो है हम यूपीएससी के भी जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड बोल रहे हैं तो ठीक है भाई, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आगे भाग गया है। खैर चलिए, तो पहला प्रश्न आ रहा है आपके समक्ष। यहाँ पर आपको बताना है केंद्रीय बजट 2024-25 में, देखिए ये यूनियन बजट से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बिहार पीएससी 2024 का प्रश्न है ये। ठीक है, तो यार ये जो प्रश्न होंगे ना आपके बहुत ही ज्यादा कॉमन होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको बड़े सावधानी पूर्वक यहाँ पर देखना है। अच्छा, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे अरे सर आप तो डायरेक्टली इंग्लिश लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदी में लिख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो रहा है सतत विकास। क्या हो जाएगा आपका? सतत विकास। जो लक्ष्यों में शामिल नहीं हो बताना है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग मतलब रोजगार, और स्किल का मतलब होता है कौशल, तो रोजगार और कौशल। ठीक, एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, ये तो काफी चर्चित मुद्दा है, ये तो रहेगा ही रहेगा भाई। एनर्जी क्राइसिस जो है बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है ना, और ऑब्वियसली क्यों ना रहे। ऊर्जा सुरक्षा, किस प्रकार से हम इसको सेव कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर मतलब कृषि में उत्पादकता, कृषि में उत्पादकता, उत्पादकता, और रेजिलेंस मतलब सहनशीलता जिसको हम कहते हैं। ठीक है, या जो क्षमता होती है हम उसकी यहां पर बात करते हैं। तो चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं आपको चार ऑप्शंस दिए गए। विकसित भारत 2024 सॉरी विकसित भारत जो कि नेक्स्ट 2047 के अंतर्गत इनका एक मिशन है ना। तो 2024-25 के बजट की बात करी गई है कि 2024-25 के यूनियन बजट में कौन सा शामिल नहीं, डायरेक्टली जिसका नाम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि सर ये डायरेक्टली शामिल नहीं है। इससे मिलता जुलता है, याद रखना, सतत विकास जैसा शब्द नहीं है, लेकिन धारणीय विकास, सतत विकास से मिलता जुलता एक शब्द आपको यहां पर देखने को मिलेगा। वो क्या है मैं आपको बता दूं। चलिए पहले यहां पर देख लीजिएगा। हाँ, जो ऑप्शंस यहां पर हम पढ़ रहे हैं, कृषि में लचीलापन है, जी हां बिल्कुल है। रोजगार और कौशल है, बिल्कुल है। और क्या था? ऊर्जा सुरक्षा। ये तीन आपको ऑप्शंस में दिए गए थे, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं रोजगार और आपका कौशल है, यहां पर आप देख सकते हैं ऊर्जा सुरक्षा, और यहां पर आप देख सकते हैं कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। ठीक है, जिसकी हमने यहां पर बात करी थी, रेजिलेंस की हमने बात करी थी। अब इसके अलावा जो नाइन्थ ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है वो अगली पीढ़ी के क्या है, आपके लाइक सुधार हैं, यानी कि रिफॉर्म फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। बहुत सारे बच्चों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हो जाता है कंफ्यूजन। तो ये रिफॉर्म की बात करी गई है, किसका? नेक्स्ट जनरेशन का। नेक्स्ट जेन याद रखिएगा, अलग अलग जनरेशन, जैसे कि आजकल की जनरेशन को जेनजीज कहा जाता है। ठीक है ना, आपने सुना होगा। ठीक है, तो कुछ मिलेनियम्स करके होते थे, ऐसे अलग अलग जनरेशंस की कोडिंग करी जाती है। तो अगले जनरेशन में सुधार की बात करी गई है। मैं एसडीजी क्या होता है ना, शॉर्ट में आपको बता दूं, यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हमने टोटल 17 लक्ष्य कैसे याद रखे जाते हैं, 17 टारगेट, उसके तरीका मैंने वहां पर आपको बता दिया है। नहीं देखा तो जाके आप देखना, इसके पहले भी 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। मैं यहां पर बात करने वाला हूं एसडीजी की। तो 17 हमारे जो लक्ष्य होते हैं, ये एसडीजी क्या होता है? चलो, डी फॉर डेवलपमेंट हो गया, जी फॉर आपका गोल हो गया, यानी कि विकास लक्ष्य है। ठीक है सर, ये सतत विकास ये क्या चीज है ना। मतलब जो सतत वर्ड जो आता है, सस्टेनेबल वर्ड आता है, सतत, इसका मतलब क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, सतत मतलब जो रुके ना, अनवरत। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिए, इससे आसान सी भाषा में और आपको समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि एक सोर्स है पानी का, और उस सोर्स से, उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा ये एक पानी का सोर्स है, और इस सोर्स से पानी जो है इस गांव तक यहां पर पहुंचाना है, इस गांव तक पानी जो है आपूर्ति होनी चाहिए। लेकिन बीच में और भी अन्य गांव आ रहे हैं, इन अन्य गांवों को बाधित हुए बिना, अर्थात इन गांवों को भी ये पानी देना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि इस गांव तक पानी पहुंचे। ठीक है, यहां पर 2 चीज हमको नहीं करना होगा। क्या मतलब समझना, पहली स्थिति क्या हो सकती है, आप ध्यान से समझते रहिएगा। ये सोर्स है जहां से पानी क्या किया जाना है, यहां तक पहुंचाया जाना है ना। ये क्या है? ये स्रोत है, और ये आपका पानी यहां तक पहुंचाया जाना है, यहां तक। ठीक है,
अब क्या होगा कि बीच में अन्य चरण यानी कि स्टेजेस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। पहली कंडीशंस क्या हो सकती है, अरे मेरा अंतिम उद्देश्य है पानी यहां तक पहुंचाना, मैं बीच के लोगों के लिए पानी नहीं दे सकता, सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा। ये पहली कंडीशन हो रही। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग या हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, फोर फादर्स रहे हैं, पिताजी दादाजी की जनरेशंस, उन लोगों के विकास को अवरुद्ध करते हुए आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि देखो ये अभी आने वाला नहीं है, आने वाला है, मतलब हमारी अपकमिंग पीढ़ी जिसको हम कहते हैं जनरेशंस, उनके लिए सारी चीज बचा के रखे हैं। जैसे एक आया था ना, हम इनके लिए, इन लोगों के लिए ग्लेशियर्स बचा रहे। वो आजकल वो बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग को आता नहीं है कि मैं पहली बार जब इसको वो करी तो मैं इतना रोई। वो एक लड़की वायरल नहीं हुई थी, इसने मुझे गिफ्ट कुछ दिया, मैं बता नहीं सकती फीलिंग, तो उसमें वायरल हुआ था कि इनके लिए हम ग्लेशियर्स बचा रहे। तो वही कंडीशन है, हम अपने आप को न्यौछावर करके इनके लिए बचा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। दूसरा कि हम इतना ज्यादा कंज्यूम कर ले रहे हैं, अरे ठीक है ना यार, वो देख लेंगे, अपना देख लेंगे, हमको तो भैया फुल चाहिए। मतलब दोनों ही स्थितियों को ध्यान रखना है, दोनों ही सही नहीं है। पहली स्थिति क्या बताई मैंने, यहां से कुछ सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं वो यहां पे जाना है, बहुत सारे हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, वो आने वाले जनरेशन तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना है, किंतु वर्तमान जनरेशन प्रभावित ना हो। इसी को ही कहा गया है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप पढ़ते हैं, रट लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीजें समझ आती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना सीरियसली कि कितने लोगों को इस माध्यम से आज बहुत अच्छे से समझ आया कि हाँ सर, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। ट्रू बी ऑनेस्ट कमेंट करके आप बताइएगा कि हाँ सर, हाँ आज हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ आया। लक्ष्यों की हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो यहां पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। आइए मैं आपको यहां पर बताता हूं फिर से कि समावेशी मानव संसाधन और सामाजिक न्याय, ये भी आपका होने वाला है। आपका विनिर्माण और इसके अंतर्गत जो सेवाएं हैं वो भी होने वाली हैं। शहरी विकास, याद रखना यहां पर रूरल डेवलपमेंट की बात करी गई है, तो शहरी विकास दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामीण डायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन कृषि में उत्पादकता और लचीलापन कहकर कहीं ना कहीं ग्रामीण चीजों को यहां पे इन्होंने एम्फेसाइज करने की कोशिश करी है। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है। नवाचार, अनुसंधान और विकास, मतलब जिसकी हम बात कर लेते हैं इनोवेशंस, अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और सबसे लास्ट की हमने यहां पर बात कर ली है अगली पीढ़ी के सुधार, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, आप आने वाले जितने भी बच्चे होंगे उनके रिफॉर्म्स की यहां पर बात करी जा रही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसका डायरेक्टली यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहां पर डायरेक्टली किसी भी प्रकार से लेना देना नहीं है। आइए अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? यह भी बिहार पीएससी 2024 का प्रश्न है। बॉम्बे हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट, या फिर मद्रास हाईकोर्ट। देखिए ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहां पर नाम जो व्यक्ति का आप देख पाइए, ठीक है। किनकी बात करें? न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह। तो देखो जी, कोटेश्वर से याद रखिएगा, कोटेश्वर सिंह, कोटेश्वर। और अगर आप लोगों को याद होगा तो वहां पर एक जगह जिसका नाम है बालाकोट, है ना, बालाकोट जो स्ट्राइक, फिर कालाकोट, ये कोयला क्षेत्र है। ये सब कहां पर मिलते हैं? कोर्ट वाले जो हैं, ये कोर्ट और कोर्ट, ये भी नाम है कोर्ट। तो कोर्ट के कोर्ट रीजन कहां पर मिलेंगे आपको? J&K पे। देखो आप लोग जितने भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं और उसके साथ चीजों को लिंक कर पाते हैं, मैंने हमेशा कई बार इस बात पे जोर दिया है कि चीजों को जितना अधिक, जितना ज्यादा आप लिंक कर पाएंगे उतने अधिक आप सभी के लिए प्रश्न बहुत आसान होने वाले हैं, ठीक है ना। तो चीजों को आप जितना अधिक लिंक कर पाएंगे उतनी अधिक आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो कोर्ट और कोर्ट को हमने क्या कर लिया? मैच कर लिया, मिला लिया। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां से सही जवाब। आप देख पाएंगे यहां पर भी चीजें दी गई है, डायरेक्टली हम पीआईबी के सेक्शन से उठाते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, सोर्सेज जो है पीआईबी के सेक्शन से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहां से हम सोर्सेज लेके अपनों चलते हैं। तो यहां पर आपको दिया गया है कि भाई ये जो है 23 जो है 15/2/23 जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के उच्च मुख्य न्यायाधीश जो है वो ऑलरेडी रह चुके हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? सही है आपको पूछना है, मतलब बता रहा है। किसकी बात कर रहे हैं भाई? भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग की यहां पर बात करें। इंग्लिश में भी है, डोंट वरी फॉर दैट। इसके जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी मैंने करे हैं, अगले स्लाइड में मिलेगा, बट उसमें एक्सप्लेनेशन करके मैं यहां पर नहीं दिखा रहा हूं, डोंट वरी। तो इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग
के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति करी। किस किस संदर्भ की बात की जा रही है यहाँ पर? आपका डिफेंस की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपका मरीन सिक्योरिटी समुद्री सुरक्षा, और आपका मल्टीलैटरल्स आपका सहयोग की हम यहां पर बात करते हैं, बहुपक्षीय सहयोग की बात करते हैं, सहमति जताई। आमतौर पर इस प्रकार के ऑप्शन ना सही होते हैं, आमतौर पर बोला, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज। तो कभी अगर आपने चांस लेना भी हो तो आप ऐसे प्रश्नों पर चांस जरूर ले सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, तो सीधा सीधा फैक्ट है, क्योंकि अगर बैठक ये बोलता है 5 मई और यदि बैठक का आयोजन हुआ है 3 मई, ध्यान से समझना, ये भाई साहब अगर बोलते हैं, स्टेटमेंट में दे रहे हैं कि इस बैठक का आयोजन कब हो रहा है 5 मई, लेकिन यदि मैं कहता हूं कि इस बैठक का आयोजन 3 मई को हुआ है, ऐसी स्थिति में ये आपका पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा। और फैक्ट यही है बेटा कि हम लोग पढ़ के तो चले जाते हैं लेकिन चीजों को याद नहीं रख पाते। अच्छा 3 मई कैसे याद रखेंगे, मैंने आप लोगों से कुछ पूछा था लास्ट टाइम, बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया था। तो हो सकता है भाई 3 मई को कुछ विशेष दिवस आता है, उस दिवस को याद रख लेना, इस दिवस में ऐसा कुछ हुआ था, है ना, और इसलिए इस बैठक का जो आयोजन भी है वो 3 मई को ही किया गया था। इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां से हम चलेंगे केवल एक, ठीक है। सो ओनली वन इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर। यहां पर आप देख सकते हैं, अगेन हमने पीआईबी के सेक्शन से उठाया है एंड क्लियरली भाई इन चीजों को प्रॉपरली मेजर तौर पे यहां पर देखो, आज लिख दिया, लेकिन आज कब, 3 मई 2024, और बाकी चीजें ऑलरेडी इसमें दी हुई है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, 3 में जो है वो आपका होना था, बट 5 में के कारण रॉन्ग हो जाएगा। FWD 200B के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV है। ओके, बम वर्षक मतलब जो बमबारी करेगा, वो बम्बर्समैन, कभी एक छोटा सा आप लोग खेलते होगे गेम। दूसरा, इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है, ठीक है। मतलब दो स्टेटमेंट, अगेन यूपीपीसीएस 2024 का प्रश्न है ये, ठीक है। प्रश्न कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, FWD 200B, है ना, इसमें बोल रहा है कि पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी और इसकी पेलोड क्षमता है, अर्थात इसका जो लाइक कहना चाहिए कि कैपेसिटी जो है वो कितना है, 100 केजीज है। तो इनमें से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही आपके क्या है, सही है। पहला भी आपका राइट है और दूसरा भी आपका राइट है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ। आइए कुछ और अन्य तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मानव रहित, मतलब कोई यहाँ पर इंसान नहीं रहेगा। फुल फॉर्म ही होता है बेटा, याद रखना, UAV मतलब अनमैन्ड, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कि जनरली दूसरे ग्रह के लोग आते हैं, ऐसा माना जाता है, केवल थ्योरीज हैं, अभी कोई इसका प्रूफ नहीं हुआ है। वैसे यहां पर जो होता है वो होता है आपका अनमैन्ड, आपका आर्म व्हीकल जो होता है, अर्थात मानव रहित होता है। यहां पर हवाई वाहन, एयर व्हीकल जिसको हम बोलते हैं, ये UAV है। तो नाम से यहां पर आपको समझ आ जा रहा है भाई, यू आ गया, इसका मतलब इसमें कोई आदमी बैठेगा नहीं, मतलब स्व आपका चालित है, इसमें नीचे रहकर, ठीक है ना, मतलब हम नीचे रहकर कंट्रोल करेंगे, ऊपर यहां पर कोई नहीं रहेगा, तो इसी को बोला जाता है मानव रहित। पहला स्वदेशी है जी हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली हमने स्टेटमेंट में भी यहां पर देखा था, ठीक है। डिजाइन और निर्माण किसने किया है? फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, ये आपको पूछा जा सकता है, ये एक नया तथ्य है। तो अन्य जो तथ्य यहां पर दिए गए बेटा, प्लीज इसको जरूर से नोट करिएगा। फिर पेलोड क्षमता की हमने यहां पर बात करी, 100 केजी है, ठीक है ना। मध्यम ऊंचाई पर कितना रह सकता है? ये 100 केजी रह सकता है। आप यहां पर इनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये छोटे से व्यक्ति यहां पर छोटे से नहीं, व्यक्ति तो ठीक ठाक हैं, बट इनका जो डिजाइन है वो भी काफी छोटा है, ज्यादा बड़ा है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने जाकर बढ़िया सा फोटो खिंचाया, फोटो सेशन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक। दिस इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर हम चलेंगे ए और बी, मतलब 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम चलेंगे, बोथ 1 and 2 इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न है, सक्शगम घाटी के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है? क्या क्या पूछ रहे हैं? यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे वाले अर्थात पीओके का भाग है, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ पीओके सक्शगम। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे विकास पर विरोध दर्ज कराया है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, 27 और 28, 27 और 28 को क्या है? ज्योग्राफी का मैराथन। भाई जिनको भी अभी तक ज्योग्राफी से डर लगता है, या जिनको ऐसा लगता है कि मैपिंग में प्रॉब्लम है या इस टाइप के प्रश्नों में प्रॉब्लम है, मैं यहां पर गारंटी आप सभी को दे रहा हूं, आप 27 और 28 को ईमानदारी पूर्वक 6 घंटे। अच्छा ये चीज मैं आप लोगों से सुना हूं, या ये चीज ऐसा जनरली आता है, अरे सर 6-6 घंटे कौन बैठे, कैसे बैठ सकते हैं? एक चीज बताओ,
अगर हम आप लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम कर रही है ना, अगर हम आप लोगों के लिए बिना कुछ रेस्ट लिए 6 घंटे मैराथन दे सकते हैं, तो भाई साहब आपको बैठ के ही देखना है। आप तुलना करो भाई, क्योंकि ना कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा यार। कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। अगर 6 घंटे एक शिक्षक आपके लिए लगातार बोल रहा है, चल रहा है, बैठने तक का समय नहीं है उसके पास, अब जाके पूछना 6 घंटे बाद हालत क्या होती है। और आपको कुछ नहीं करना है भाई, आराम से मोबाइल में, लैपटॉप में जिसमें देख रहे हो वहां जाके बढ़िया सा हेडफोन लगा के देखना है, कुछ नहीं करना है। तो आप समझो आपकी मेहनत तो न के बराबर है। बैठना बहुत बड़ी बात है, आई नो दैट, बट जो शिक्षक पढ़ा रहा है उससे तो कम है ना, तो वो करो भाई। अगर आपको वैसी आरामदायक गाड़ियों में घूमनी है, 4 लोग आपका नाम ले, आपके फोटो के साथ स्टेटस लगाए, आपने लगाया होगा किसी के स्टेटस, अरे हाँ या ना, फलाना ये व्यक्ति हमारा ये सिलेक्शन, आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं आपके मन में यार काश यहां पर मेरा नाम होता? तो काश को हटाओ ना भाई, उठो ना। अरे 8 बजे सो के उठो, 1 घंटे फ्रेश हो जाओ, ठीक है, खाना पीना एंड ऑल सबकी व्यवस्था करो, करना पड़ेगा यार वो चीज। कुछ पाना है ना तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यही एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के जाएगा। अदरवाइज तो है ही, सब लोग आ ही रहे हैं अपने टाइम पे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जिंदगी वैसी चलनी है, क्या ही फर्क पड़ना है। जियोगे, शादी करोगे, बच्चे पैदा होंगे, मर जाओगे, फोटो पे हार लटक जाएगा, वो तो वैसे ही चलना है। लेकिन कुछ यूनिक करना है ना, थोड़ी सी पल को जीना है आगे आने वाले समय को, तो ये थोड़ा सा ना मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आएंगे, इसमें जुड़ेंगे, सारी चीजें एक साथ हम यहां पे कवर कराएंगे। आइए, भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर क्या करा है? प्रतिरोध दर्ज किया है। जी हां, बिल्कुल, दोनों कथन आपके क्या है यहां पर सही है, ठीक है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन की हम यहां पे चर्चा करते हैं। तो बोथ 1 and 2 आर राइट। इसके जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की जो चीजें ना, मैं वहां पे ज्योग्राफी वाले क्लास में बताऊंगा, यहां पर नहीं बताऊंगा, बस याद रखना सर ये वाला क्वेश्चन आपने बताना था करके, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं काराकोरम गलियारा, मैपिंग यहां पर मैं एकदम शॉर्ट में कर रहा हूं, वहां पे जब हम पढ़ेंगे तो आपको पूरा फुल मैपिंग करके मैं यहां पर बताऊंगा, ठीक है। सो यहां पर आप देखिएगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होने वाला है, और ये वाला जो सेक्शन होता है अक्साई चीन वाला रहता है, और ये वाला जो सेक्शन है ये आपका पीओके वाला होता है, ठीक है ना, ये अक्साई चीन वाला होता है, और ये काराकोरम जो पास है वो भी यहीं पर है। तो आप ये समझना कि सर पहले तो आपने बोला कि पीओके का भाग है, बोला बिल्कुल ठीक है, फिर आप बोलते कि चाइना ने विकास, मतलब हमारे काम पर चाइना ने जो है वो क्या करे, विरोध दर्ज किया। बोले सर या तो पाकिस्तान या तो चाइना। बोला बेटा नहीं, काराकोरम रेंज ही ऐसा है कि दोनों के उसमें बॉर्डर पे यहां पर, यानी कि इस प्रकार से ट्राई जंक्शन होता है, इधर इंडिया आ जाएगा, इधर पीओके आ जाएगा, और इधर आपका अक्साई चीन आ जाएगा। मतलब ये बिल्कुल ये पॉइंट है, ट्राई जंक्शन, त्रिकोणी जंक्शन जिसको कहा जाता है, जैसे कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष पढ़ते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इन दोनों में तो संघर्ष नहीं होता, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, इनमें और इनमें संघर्ष होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर, ये आपका सेकंड हो जाएगा, सॉरी मतलब डी हो जाएगा, राइट। यानी कि दोनों के दोनों यहां पर सही है। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है, आपको और डिटेल अगर देखनी है तो आप यहां पर पढ़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पीओके और इंडिया के बीच जो लाइन होती है, इस लाइन को किस नाम से जानते हैं? एक को हम एलओसी कहते हैं, ठीक है, और यहां पर ये जो पाकिस्तान, सॉरी चाइना और इंडिया के बीच, मतलब अक्साई चीन और इंडिया के बीच ये लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? एलएसी कहते हैं। क्या ये दोनों सही हैं? अगर हाँ तो आप बताना हाँ जी सर, आप एज इट इज लिख देना, या अगर ऐसा लगता है कि आपने गलत बताया तो आप उसको बता सकते हैं। गॉट इट। चलिए, अगला प्रश्न है यहां पर, आप ये देखिए, निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यह भी यूपीपीसीएस का प्रश्न है। कालक्रम का मतलब भाई देखिए, जनवरी से शुरू होता है, हमारे पास 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर होता है, और एक होता है आपका कौन सा? फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर शुरुआत होती है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, एंड जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो शुरुआत होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि इनको जो पहले आएगा, ऑब्वियसली विश्व स्वास्थ्य दिवस, हेल्थ डे कब आता है? 7 अप्रैल को आता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब आता है? ये आता है आपका 5 अप्रैल को आता है। राष्ट्रीय बोले भाई, राष्ट्रीय है ना, अंतरराष्ट्रीय जो है मई में आता है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर आपको फंसा सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय है कौन सा अंतरराष्ट्रीय है, कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय को आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, विश्व एथलेटिक्स दिवस ये कब आता है? 7 मई को आता है, 7 मई को आता है। और रेड क्रॉस ये आ जाता है 8 मई को आता है। 8 मार्च को क्या आता है? आप कमेंट करके बताना। 8 मार्च को, ये तो बहुत फेमस है भाई। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा देखो बहुत सारे दिवस है, जैसे 22 वाले बहुत सारे दिवस है, इसको याद रखिएगा। 22 आपका
मई 22 मई, ये क्या मनाते हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। 22 अप्रैल, इस दिन क्या मनाते हैं हम लोग? इस दिन मनाते हैं पृथ्वी दिवस, पृथ्वी अर्थ डे। चलो 22 मार्च का आप लोग बताओ। 22 मार्च, ये भी इन्हीं लोग से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। वो हमारी जिंदगी की बहुत अहम पार्ट है, मतलब इसके बिना जीवन नहीं रह सकता आपका। तो ये दोनों कमेंट करके बताना, 8 मार्च और 22 मार्च। ठीक है, तो जमा लो यार इसको। सबसे पहले क्या आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? देखो 5 अप्रैल, सेकंड के बाद आ रहा है फर्स्ट के बाद क्या आएगा? 3, और 3 के बाद 4। 2134 कहां पर है? 2134 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां से सही जवाब। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 2134, यहां से आपने देख लेने दिवस, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप लोग देखिएगा जरूर। नेपाल भारत अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संस्कृति होना चाहिए भाई, संस्कृत नहीं है, खैर जो भी है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? सही है जी। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। देखिए ये कूट वाले प्रश्न है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सब यूपीपीसीएस के प्रश्न है। हम फिर से बता रहे हैं आप सभी को कि यह जो है यूपीएससी के, मतलब सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट्स, सीडीएस, एनडीए, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस में कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में लेकर आने वाला हूं। तो भाई पहली बात तो यह है कि इसका आयोजन ना काठमांडू में किया गया। कहां पर किया गया? काठमांडू में। तो यार दिल्ली तो ये तो वैसे ही गया, तो फर्स्ट रॉन्ग। और ये सही है, इस सम्मेलन का आयोजन है नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, लेकिन 2 और संस्था है, 2, मतलब ये पार्शियली राइट है। तो आप नाइदर में मत जाइएगा, क्योंकि नाइदर 1 नाइदर 2 में मत जाना, बहुत सारे बच्चे इसमें जाते हैं। और 1 जो है वो रॉन्ग है, मतलब ओनली 2 के साथ हम चलेंगे, केवल 2 सही आंसर हो जाएगा इसमें। और 2 संस्थाओं के नाम, अन्य नाम है, इसको भी आप लोग याद जरूर रखना। कौन कौन सी संस्था है? पहला अगर देख रहे तो नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन दिल्ली, इन सबके सहयोग से क्या किया गया? इसको किया गया था। कहां पर किया गया है? काठमांडू में आयोजित किया गया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, संस्कृत ही है, सॉरी फॉर दैट। ठीक, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 स्थलों को, सॉरी किन किन स्थलों का चयन स्वदेश दर्शन योजना 2.0, स्वदेश दर्शन के और भी अन्य योजनाएं आ चुकी हैं, जिसका ये सेकंड वर्जन है। तो सेकंड वर्जन में किस किस जो जिले हैं या किन किन क्षेत्रों को जो है चयनित किया गया है? आपके ऑप्शंस यहां पर है, बिलासपुर जशपुर, बिलासपुर कोरबा, बिलासपुर जगदलपुर एंड बिलासपुर कांकेर। देखिए ऑप्शन में आपके सभी जगह बिलासपुर आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब जो है एक ऑप्शन बिलासपुर होगा, ये तो तय है। बाकी दूसरे ऑप्शन की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, जशपुर, कोरबा, जगदलपुर या फिर कांकेर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों बड़े एरियाज हैं, बड़े क्षेत्र हैं। ठीक है, तो जिसमें से ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर एंड जगदलपुर हो जाएगा आपका सही जवाब। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना, 2.0 के तहत बिलासपुर और जगदलपुर को, ठीक, यहाँ पर लिखा है बिलासपुर और जगदलपुर को, इनके तहत क्या किया गया है? चयनित किया गया है। अन्य जो चीजें अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जशपुर का मयाली जो बगीचा है उसके विकास हेतु इस उपयोजना में चुनौती आधारित गंतव्य विकास को शामिल किया गया है, अर्थात जहां पर जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपने डेस्टिनेशंस तक पहुंचते हैं उसके लिए। दूसरा, कुर्दर सूरजपुर का चयन प्रसाद योजना में किया गया है ना, प्रसाद याद रखिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा प्रसाद योजना में शामिल किया जाने वाला छत्तीसगढ़ का, ये क्वेश्चन आता है, प्रसाद योजना में शामिल किया जाने वाले छत्तीसगढ़ का पहला जो स्थल है वो कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आई थिंक सब तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत सारे जो लोग हैं वो जरूर यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर गए होंगे। ठीक है, चलिए तो ये मुझे कमेंट करके आंसर में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में प्रसाद योजना के तहत पहला जो क्षेत्र है वो कौन सा है। सूरजपुर तो बाद में किया गया, पहला कौन सा है? जल जागर महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में किस जिले में किया गया? यह भी काफी प्रसिद्ध है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना बहुत ज्यादा संभावित हैं, और ये 100 में से लगभग 70-80 लोग बनाएंगे, इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को 100 में से 70-80 लोग बनाएंगे भाई इसको, मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपसे बिल्कुल भी मिस या गलत नहीं होने चाहिए। ये आप देखिएगा, जैसे कि शायद अनुज शर्मा को लेके कुछ इसको विवाद हुआ था, कुछ आई डोंट नो, बट जो भी था, जल जागर महोत्सव ये कहां पर किया गया था? गंगरेल के पास, गंगरेल रुद्री, है ना। इसका मतलब ये कहां हो जाएगा आपका, कहां पर है ये आपका? धमतरी। सो दिस इज राइट आंसर। ठीक है, धमतरी जिला जो हो जाएगा ये सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जल जागर महोत्सव का शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। ठीक है, धमतरी में। डेट भी याद रख लीजिएगा कब है, 5 to 6 अक्टूबर।
5 to 6 अक्टूबर, ये जहां तक मुझे पता है इसी के आसपास ये सीजन चल रहा था आपका, नवरात्रि। यस, नवरात्रि उसी समय शुरू हुआ था, तो उस दौरान इसको किया गया था। तो देखो ये मल्टीपल चीज है, जैसे मेरे को भी याद है ये, इस दौरान मैं नवरात्रि में उधर गया था, तो मैं अपने दिमाग में ये चीज याद रख सकता हूं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नवरात्रि चल रहा था तो 5 to 6 अक्टूबर। शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस स्थल का चयन नहीं किया गया है? दिस इज इंपॉर्टेंट। किस स्थल का चयन नहीं किया गया ये तो आप सभी बता सकते हैं, बट जिसका नहीं किया गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, कहां का नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आपके ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं कौन कौन से। कुदरगढ़ सूरजपुर है, बमलेश्वरी मंदिर, राजनांदगांव महामाया मंदिर, बिलासपुर राजीव मंदिर। इसमें ना एक चीज आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, किसकी बात की जा रही बेटा? शक्तिपीठ की बात की जा रही। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, शक्तिपीठ ज्यादातर उन स्थानों पर स्थापित हैं जहां पर माता सती के शत विक्षत जो शरीर के कुछ टुकड़े मिले, या कहीं ना कहीं वो देवी स्थलों से संबंधित है। हो सकता है माता सती से संबंधित ना हो, लेकिन किसी न किसी अन्य देवी से संबंधित हो। और जहां तक मुझे पता है, सभी माताओं या सभी देवियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, मतलब घूम फिर के कहीं ना कहीं, उनको दुर्गा या शाक्त स्वरूप माना जाता है। मतलब ये जनरली देखा गया है, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई रूल या ऐसा कहीं लिखा नहीं है। एक आम अगर मैं प्रचलन की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि कोई ना कोई अगर ऐसा देखने को मिलता है, तो वहां अगर आप ध्यान से देखिएगा, और अगर जैसे उसको माता का अगर दर्जा दिया गया, जैसे बिलाई माता, तो ये माता वो माता, ऐसे बहुत सारी माताओं को जो दर्जा दिया जाता है, और उसको माता अर्थात शाक्त या दुर्गा का जो स्वरूप है वो माना जाता है, और ऐसे स्थलों की जो चिन्हित किया जाता है शक्ति पीठों के रूप में। मतलब यहां पर कोई पुरुष जो देवता है, मेल जो आपके देवता है, वो ज्यादातर नहीं होते शक्ति पीठों की मैंने बात करी। मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहा हूं ना, एक आध अपवाद हो सकता है, अपवाद अगर है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बट जहां तक मुझे पता है कि इसमें पुरुष देवताओं का, पुरुष भी होंगे लेकिन महिला होगी ही होगी, ऐसा जनरली होता है। सिर्फ पुरुष की हमने बात करी, सिर्फ पुरुष वहां पे नहीं होंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि राजीव मंदिर की राजीव लोचन की हमने यहां पर बात करी, ठीक है, यहां पर भी मिलना है आपने, यहां पर भी मिलना है, यहां पर भी मिलना है आपने। राजीव लोचन में आपको जनरली देखने को उस प्रकार की आपको मूर्तियां या मंदिर आपको नहीं मिलेगी। दैट इज वाई हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो आपको पूछा है कि नहीं किया गया है, तो ये नहीं किया गया, इसलिए आपका डी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, अच्छा, इसमें और कौन कौन सा ये भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर 5 स्थलों का जो है चयन यहां पर किया गया है। आप देख सकते हैं शक्तिपीठ परियोजना से तीर्थ पर्यटन, और आप यहां पर देखिए पूरे माताओं का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जैसे आप चले जाएं रतनपुर में भी जाएंगे तो वहां पर माता महामाया बोली जाती है, ऐसे तो ज्यादातर ये पूरी माताओं का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो कौन कौन हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, कुदरगढ़ हो जाएगा, महामाया, बिलासपुर, दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, चंद्रहासनी। तो ये 5 अलग अलग है। 5 है, 5 करोड़ का जो बजट है लगभग क्या करा गया है, इनके लिए तैयार किया गया है। 1000 किलोमीटर की लंबी यह परियोजना होनी है। ठीक है ना, तो ये बाकी चीजें आप लोग जरूर देखिएगा, ये सब के सब आप लोगों को पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा संभावित होते हैं। और अगर यहां पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे माताओं के मंदिर, माताओं के लिए क्या है, ये आपका फेमस है। चलिए, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को द गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? मैंने बताया था कि पुरस्कार कैटेगरी वाले भी क्वेश्चंस आप सभी के लिए क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको बताना है कि इसके लिए किस व्यक्ति को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला, अशोक शुक्ला, अमन शुक्ला या अजय शुक्ला? यार ये तो शुक्ला शुक्ला हो गया और सब ए सीरीज हो गया है ना, याद रखना। तो आप कैसे याद रखिएगा, गोल्ड मैन से हमने यहां पर बात कर ली, और गोल्ड से आप देखिए, गोल्ड में जब आप लिखेंगे GOLD, ठीक है ना, तो यहां पर OL मतलब किसके नाम में OL आ रहा है, तो इसके नाम में आ रहा है OL, लो, उल्टा कर दो आप OL, और इसके नाम में LO, OL को उल्टा कर दो, लो। ठीक है, कुछ चीजों को आपको ऐसे ही याद रखना है। नाम में आया गोल्ड आया, तो इसके नाम में भी आलोक आ रहा है ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये AL। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, आलोक शुक्ला। बाकी आप लोगों को देखिएगा यहां पर और अन्य चीजें दी गई हैं। अन्य पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, किसको मिला है 2024? अमिताभ बच्चन को मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको मिला है? डॉक्टर सुब्बा राव पुलवरी को मिला है। विश्व साहित्य पुरस्कार ममताजी सागर। एक्चुअली ये पुरस्कार मैं इसलिए बता रहा हूं, ऑलरेडी एक क्वेश्चन इस पर बना हुआ है, आया हुआ है, तो आगे भी हम देखेंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे बनाए हमने फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, चलिए, ये देखो, यही इसी की हम बात कर रहे थे। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन पहले मैंने दे दिया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहां पर आने वाले। चलिए, आप आंसर बताइएगा।
कोशिश करें, अगर नहीं पढ़ा है तो डायरेक्टली यहां पर देख के बताएं, बाकी फिर हम यहां पे बताएंगे आपको। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024, विश्व साहित्य पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार, ये यहां पे ऑप्शंस दिए, यूपीपीएससी का प्रश्न है ये, देखिए और आंसर बताइएगा। चलिए तो यहां पे हम जमा लेते हैं आर्यभट्ट पुरस्कार। देखो ऐसे मत जमाना, कैसे मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जमाते हैं। आर्यभट्ट किसको मिला है? सुब्बा राव को मिला है, ठीक। लता दीनानाथ मंगेशकर किसको मिला है? ये मिला है आपका अमिताभ बच्चन को मिला है, ठीक है। तो ए का 3 और सी का 1 कहीं पे पेयर बन रहा है क्या? पहले देख लो। ए का 3 सी का 1, ए का 3 सी का 4 है, सी का 1 है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये हमारा फिट हो चुका है। ए का 3 और सी का 1 ये फिट हो चुका है, मतलब ज्यादा हमको और देखने की नीड नहीं है, बट ठीक है, बाकी लेट्स सी मैच कर लेते हैं। विश्व साहित्य पुरस्कार है क्या? ममता जी सागर, हाँ जी बिल्कुल है। और गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला, ये देखिए ये भी आ गया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगर आप यहां पर देखेंगे एक से भी आप पकड़ सकते थे, लेकिन हालांकि डी का 4 2 बार दिया है, यहां पर भी और यहां पर भी है, लेकिन मेरा हमेशा यही मानना रहा कि अगर कोई 2 आप देखेंगे ना तो जनरली ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे सर ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, टफ है। अरे नहीं है भाई, यही आपके आसान प्रश्न है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं आपके लिए? आसान होते हैं। अब देखो मैं 2-3 चीजें आपको यहां पर बताऊंगा। ऐसा मैच दो कॉलम ना कभी मत करना, हमेशा क्या होता है आपके साथ, फंसाता है ये। मतलब आपको ना आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और थोड़ा बहुत कभी इधर उधर हुआ ना तो आंसर आपका गलत हो जाता है। तो कैसे करेंगे? देखिए आपके पास अगर ऑनलाइन अगर देते हो, खैर यहाँ पे जितने भी सीजीपीएससी के अभ्यर्थी होंगे ज्यादातर, और आप तो ऑफलाइन ही देने वाले हो, तो पहले मैं आपका तरीका बता देता हूँ, फिर ऑनलाइन वालों का तरीका बताऊंगा। देखो बेटा कुछ नहीं करना, आपके पास हार्ड कॉपी होगी पेपर की। आपको पता है आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिए गए हैं? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने पता है कि ये किसको दिया है, डॉक्टर सुब्बा राव को दिया गया है, तो आप क्या करो, ए के बगल में लिख दो 3, कुछ मत करो। ए के बगल में क्या लिखो? 3, और इधर 3 को आप क्रॉस करो, क्योंकि बाद में जब आप देखने जाओगे तो आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बी आपको पता है कि 2 है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, बी अगर आपको पता है 2 है, ये चलो नहीं पता, जैसे सी को हमने डायरेक्टली 1 लिखा था, तो सी के बगल में क्या लिख लो बेटा? 1 लिख लो, ये ऐसा। और 1 को भी क्या करो? ऐसे रॉन्ग करना। तरीके बता रहा हूं, क्योंकि वो वाला जो तरीका ना ऐसा क्रॉस वाला बहुत प्रॉब्लम होता है, कई बार उल्टा सीधा इधर पकड़ लेते हो, वैसा देता है आंसर, उसके बाद फिर आंसर आपके लिए गलत हो जाता है। अब देखो यहीं से आप कैसे करना, ए का 3 सी का 1, तो ए का 3 है क्या? हाँ जी है, ए का 3 है, ये देखो। सी का 1 कहां कहां पर दिख रहा है? सी का 1 यहां पर है और सी का 1 यहां पर है, ठीक है। लेकिन ए का 3 और सी का 1 वाला पेयर इसमें तो बन नहीं रहा है, इसलिए इसको हटाओ, इसको हटाओ। पेयर एक ही बार में आपको दिख गया तो इसको भी हटा दीजिए। तो देखो ए का 3 यहां पर दिखा, सी का 1 यहां दिखा, आप इसको टिक करें। क्रॉस चेक करना है, बीच का आप कर सकते हो। बी का 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी बी का 2 आ रहा है। डी का 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो 3 2 1 4, तो ये दे 3 2 1 4 ऐसा, या पूरा एक साथ लिख लो अगर आपको लग रहा है। उसके बाद देखना सीक्वेंस 3 2 1 4 वाला कहीं पर है, 3 2 1 4 वाला कहीं पर है। हाँ जी, तो दिस इज राइट आंसर। समझ आ रहा है? ये तरीका कभी भी गलत नहीं होगा। ऑनलाइन अगर आप एग्जाम देते तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार करें, कुछ मत करना, आप सिंपल लिख देना, ऐसे लिख देना ए बी सी डी, ये ऐसे लिख दिया पेन में। उसके बाद वहां पर आप मैच करना, फिर वैसे लिख देना। ए का क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, सी का 1 दिख रहा है, 3 और 1 दिखा, ए का 3 सी का 1, ए का 3 सी का 1, टिक कर लिया। क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं ना बेटा, ये ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, तो कई बार कौन किस में करके कंफ्यूजन होता है, और उसके कारण आप लोग आते आते जो है आप लोगों से आंसर जो है वो गलत बन जाता है। फिर बोलते हैं अरे यार मैं तो सही बना के आया था, मैं तो सही बना के आई थी, पता नहीं वहां पे एग्जाम हॉल पे क्या हो गया था। क्योंकि मालूम यही 1 या 2 क्वेश्चन ना आपको कहां से कहां फेंक देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, एकदम बोलते ना, बचपन में बोलते थे ना, विद्या कसम खा के बोल रहा हूं, बस वैसी है। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का अंतर पैदा करता है, कैसे करता है आगे बताऊंगा मैं। और वो आपको 2000-3000 रैंक पीछे छोड़ सकता है, इवन आपकी सिलेक्शंस को भी वो बाधित कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं अरे सर 2-3 क्वेश्चन बन जाता ना, अरे नहीं भाई, वही 2-3 क्वेश्चन का खेल है, ऐसा मत समझना, वही 2-3 क्वेश्चन का ही खेल है। वो 2-3 बना लो आप पार हो, वो 2-3 नहीं बनाओ आप आउट हो। और वैसे करने वाले एक नहीं 10,000 लोग होंगे इस पूरे स्टेट में, और वहीं पे उन लोग अंतर देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन 10,000 रैंक का फासला, आप उठा के देख लो आप। एक क्वेश्चन मैंने बोला 1 से 2,000, 3 क्वेश्चन मतलब 10,000, सिंपल। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3214। मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर का अनावरण 20 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया। यह छत्तीसगढ़ में किस क्रम का एयरपोर्ट है, कौन से नंबर का एयरपोर्ट है, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है ना, चले तो आपके ऑप्शंस यहां पर ये रहे।
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स? आप सबको पता है यार, रायपुर में क्या नाम है? शहीद वीर नारायण, सॉरी, स्वामी विवेकानंद। देख रहे हो स्टेडियम का वो जा रहा है ना, स्वामी विवेकानंद। ये देखो ऐसे ही देगा, और आपको पता है मैथ्स तो कॉलम में भी देगा। मैं ध्यान कहां जा रहा है? शहीद वीर, वो स्टेडियम है। स्वामी विवेकानंद क्या है? एयरपोर्ट है। कहां पर है बेटा? रायपुर में। फिर बिलासाबाई कहां पर है? ऑब्वियसली कहां पर है ये? बिलासपुर में है। बस्तर यानी जगदलपुर में है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जगदलपुर जो है ये तो कोई भी बता देगा यार, इसको नहीं बताया फिर क्या ही बताया। मतलब जगदलपुर के एयरपोर्ट का नाम यदि आपको नहीं पता फिर तो धन्य है, फिर आप साष्टांग प्रणाम है, फिर वही बोलूंगा। यदि पीएससी के अभ्यर्थी हैं और जगदलपुर के एयरपोर्ट का नाम नहीं पता है फिर समस्या है, ठीक है ना। चलिए, तो समस्या के लिए कौन है? डॉक्टर पता है ना, यहाँ पे हम हैं, तो हमसे संपर्क करें। फिलहाल जगदलपुर का एयरपोर्ट का नाम क्या है ये कमेंट करके बताइए। फिर एक चौथा हो जाएगा कौन सा? आपका मां महामाया, ये अंबिकापुर है, यानी कि फोर्थ आपका क्रम हो जाएगा। और अन्य जो है ना प्राइवेट, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट तो फिर आपको लाइक नंदिनी में भी आपको देखने को मिलेगा, जामुल वगैरह साइड भी है आपका, ऐसा है, शायद रायगढ़ वगैरह में भी है। प्राइवेट नहीं, हम जो नॉर्मल मेन एयरपोर्ट जो होते हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, हम उसकी यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हवाई पट्टी वगैरह की यहां पर बात नहीं की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये चौथे क्रम का होगा। खुद पीएम मोदी ने क्या किया? इसको इनॉग्रेट किया है। राज्य युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ये तो एकदम लेटेस्ट न्यूज है, मतलब एकदम लेटेस्ट आपका क्या बोलना चाहिए, करंट अफेयर है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ऑब्वियसली 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 12th ऑफ जन, 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। क्यों मनाते हैं भाई? स्वामी विवेकानंद। अच्छा ये बता दो, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मोत्सव है या मृत्यु? दोनों में से एक होगा ऑब्वियसली, तब मनाते हैं। और 23 जनवरी, मैं जब ये शूट कर रहा हूं, आज 23 जनवरी है, ये वीडियो 24, मतलब मैं शूट कर रहा हूं वो 23 है, जब आप देख रहे हो मतलब ये 24 है। आई नो दैट कि कल आएगा मेरे लिए, कल मतलब आप सब अभी देख रहे हो अभी आज, तो आज 24 है। आई नो दैट आज जब आप देख रहे हो मुझे, वी आर इंटरेक्टिंग 24, बट ये शूट कल हो चुका है। कल का मतलब 23 को, ठीक मतलब मैं अभी जब ये लिख रहा हूं तब 23 जनवरी है, बट जब आप सुन रहे हो वो 24 जनवरी है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, नहीं तो हो जाएगा, ठीक। डायलॉग है ना एक, दिल में आता समझ में नहीं वाला। खैर, सो 23 जनवरी जो है ये क्या है आपका? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जयंती। और यार इंडिया में ना हर कहीं ना कहीं किसी न किसी की जयंती या फिर मृत्यु दिवस होता है। आप उनके बारे में वहीं से पढ़ लें, मतलब कोई ना कोई आपको यहां पर देखने को मिलता है, आप डायरेक्टली उनके बारे में वहां से 2-4 चीजें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? द राइट आंसर फ्रॉम हियर इज 12 to 14 जनवरी, 12 से 14 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए, आयोजन कहां पर हुआ है? साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। किसके द्वारा? खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? पेरिस पैरालंपिक से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। इस बार विशेष रिकॉर्ड भी हमने बनाया था, बड़ा सा यूनिक रिकॉर्ड हमने बनाया था, इसलिए भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अच्छा, बड़ा यूनिक है, तो यूनिक से क्या याद रखना? 84 लाख योनि में भटकने के बाद इंसान क्या होता है? मतलब इंसान जन्म मिलता है, ऐसा बोलते हैं ना, मानव जन्म भाई 84 लाख योनि में भटकने के बाद। योनि का मतलब है अलग अलग, लाइक कभी मगरमच्छ, बिच्छू, केकड़ा, घोंघा, सांप, कुत्ता, बिल्ली एंड ऑल, ऐसा अलग अलग, ठीक है। तो अब आपको जाके क्या मिलता है? ये मानव जन्म, मतलब बड़ा सा यूनिक है ये भी, तो इसलिए याद रखना 84 यूनिक लोग गए थे। जीत के कितने लोग आए हैं? आए तो अलग अलग लोग हैं, लेकिन कुल कितना पदक मिला इस बार? बड़ा खतरनाक, मतलब बड़ा यूनिक है ये भी। 29, देखो मेरे कैसे याद रहेगा भाई, मेरा बर्थडे 29 अप्रैल को आता है, इसलिए मैं इसको याद रख सकता हूं, मतलब मेरे लिए तो ऐसे ही होगा। अच्छा, कैसे याद होगा ये भी आप देख सकते हो आप, है ना। आप यहां पर देखिएगा, जैसे गोल्ड की हमने यहां पर बात करी थी, ठीक है। तो गोल्ड जो आपको कितने मिले, सबसे पहले याद रखने की सबके सब आपके ऑड डिजिट में है, ऑड है, जैसे कि क्या है 7 और 9, उसके बाद क्या मिल रहा है अपने को? 13। तो 7 और 2 9, और 9 और 4 13, मतलब यहां पे ये आप सिंपल रीजनिंग भी आप यहां पर लगा सकते हो। 2 ऐड कर लो 9,
फिर यहां से 9 से आप 4 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 13। तो 7 आपको गोल्ड मिला है, 9 आपको रजत मिला और 13 क्या मिला आपको कांस्य पदक यहां पर देखने को मिले हैं, ठीक है ना। कब से कब तक संस्करण था, 17 था आपका 28 अगस्त से 28 अगस्त से 8 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था। कुल 22 खेल इसमें शामिल हुए थे। उद्घाटन समारोह में कौन कौन आए थे, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। भला नहीं है भैया, भाला फेंक आइए, जैवलिन थ्रो आइए, सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। समापन में प्रीति पाल और हरविंदर सिंह थे, ठीक है ना। पदक तालिका यहाँ पर 7, 9, 13 हमने बता दी, टोटल 29। गोल्ड कौन कौन है ये भी आप देख लीजिएगा। अवनी लखेरा काफी फेमस नेम है शूटिंग में। नीतीश कुमार बैडमिंटन में, नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है, नीतीश कुमार है। सुमित अंतल भाला फेंक में है, ठीक है। हरविंदर सिंह जो है तीरंदाजी में, धर्मवीर एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार हाई जंप और नवदीप सिंह जो है ये भी भाला फेंक में आपको देखने को मिलेंगे। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है, रेखा शर्मा, संजीव खन्ना, प्रीति सुदन, ठीक है, या फिर संजय मल्होत्रा। अब यार ये तो बड़ा गजब हो गया, रेखा शर्मा हो नहीं सकती क्योंकि उसको ऑलरेडी हमने दूसरी जगह पढ़ा है। संजीव और संजय जैसे कोई नजर नहीं आ रही है, तो कोई महिला ही नजर आ रही है, दैट इज वाई प्रीति सुदन इज द राइट आंसर। जैसे मधुसूदन होता है ना, वैसे इसका नाम हो जाएगा प्रीति सुदन, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां यहां पर दे दी गई हैं, एक नजर यहां पर भी हम डाल लेते हैं, ठीक है। एक बार आप यहां पर देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस अलग अलग जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अलग अलग जो नियुक्तियां होती हैं, वहां से भी क्वेश्चंस कई बार आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो प्लीज इसको भी एक बार जब आपको पीडीएफ प्राप्त होगा तो आप लोग यहाँ पर इसको जरूर देखना। मैंने पीडीएफ के लिए भी आप सभी को जो है लिंक बता दिया है कि आप हमारे कोको के ऑफिशियल कोको टेलीग्राम चैनल है CGPSC, यहां से आप ले सकते हैं, या GS विद तरुण सर, GS विद तरुण सर, आप यहां से भी जो है हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन टेलीग्राम चैनल्स पे आप जरूर जुड़िएगा। क्लास के जस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा पीडीएफ जो है अपलोड हो जाता है। तो ये सारी पॉइंट्स आप लोग जरूर देखिएगा। अगस्त 2024 में दूसरी अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या रखा गया। याद रखना जी, अरिहंत वाला जो होता है ना, अरिहंत, ये आपका पनडुब्बी अर्थात सबमरीन वाला सेक्शन होता है। पनडुब्बी मतलब जो पानी के नीचे चले, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, अरिदमन, निर्देशक, अरिघात या फिर तरंग। तो याद रखना ये डायरेक्शन देगा हमको, और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है आपका निर्देश करना, दैट इज व्हाई INS निर्देशक, दिस इज राइट आंसर। अगेन यहां पर आप देखिएगा, ठीक है ना, 29 अगस्त का जो है ये आपको अलग अलग सेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या है इसको पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा। अरिघाट भी आपको मिलेगा और आपको निर्देशक भी मिलेगा, दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या क्या चीजें इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहला बोल रहा है कि विशाखापट्टनम में हुआ, कहां पर है, वाइजैग में हुआ है। रक्षा मंत्री की उपस्थिति में दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी INS अरिघाट भारतीय नौसेना में शामिल की गई, जो डायरेक्टली हेडिंग या हेडलाइन से क्वेश्चन उठाया है। फिर आप देखिएगा, अरिघाट भारत के परमाणु त्रिकोण को और मजबूत करेगा, ठीक है। सॉरी, मैंने निर्देशक बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट, अरिघात है ये, सॉरी फॉर दैट, सॉरी, ऑप्शन नंबर C होगा ना। एक और क्वेश्चन था उसका निर्देशक था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन था उसका निर्देशक था, इसका नहीं, इसका अरिघाट होगा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है कि ये परमाणु त्रिकोण को और मजबूत करेगा। परमाणु त्रिकोण का मतलब होता है, ध्यान से समझना, जहां पर जैसे उदाहरण के तौर पे अब देखिएगा, परमाणु प्रतिरोध, सामरिक संतुलन और शांति स्थापित, तीन चीज क्या क्या है आपका। कोई दूसरी अगर यूनिट या कोई दूसरे पनडुब्बी लोग आके अगर हमको अटैक करेंगे, आप जैसे अगर एक आपने मूवी देखी गाजी द अटैक, ये वही सेम चीज है, कुछ नया नहीं है। आज से 50 साल पहले जो घटना हुई है, 60 साल पहले जो घटना हुई, बस वही चीज है। क्या हुआ था वहां पर, एक परमाणु पनडुब्बी जो है वो आता है, परमाणु तो नहीं था खैर उस समय, जो एक सिंपल पनडुब्बी था और उसके पास वॉरहेड था, ठीक है ना। वॉरहेड जो रहते हैं, जिसमें आप देखे होंगे कि एक मिसाइल जो आता है ऐसे जाता है, उसको टकराता है। तो अंदर में, समुद्र के अंदर में दो यहां पर पनडुब्बी हैं और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को लाइक वॉरहेड्स जो है वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे, जब अगर सटीक निशाना होता है तो सामने वाला जो है वो पूरा तहस नहस हो जाता है। अगर हम इसमें परमाणु आयुध या हथियार को लेकर जाएं तो क्या हम इसको एज अ शील्ड के रूप में, प्रोटेक्टर के रूप में क्या हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। जैसे इजराइल में आपने डोम सिस्टम देखा होगा, वो भी कहीं ना कहीं इन हथियारों के या मिसाइल्स के प्रोटेक्शन के लिए उसको बनाया गया था। तो पहला तो हो चुका है क्या कि भाई परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाएगा, रोकेगा। सामरिक संतुलन क्या करेगा, वो
मतलब देखिए, अब अगर आपको पता है कि सामने वाले के पास कहीं ना कहीं रोकने के लिए व्यवस्था मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस क्या करेगा, ये बनाएगा। सामरिक मतलब युद्ध से संबंधित, और जब युद्ध बैलेंस हो जाएगा तो शांति वैसे ही बहाल हो जाएगी, शांति वैसे स्थापित हो जाएगी। अगर आप समझना, दो बड़े पावरफुल लोग हैं, सामने वाले यार मैं 4 मारूंगा साला, तो ये भी मेरे को मारेगा, उससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसके पास पावर बहुत है, हम एक काम करते हैं, इससे पंगा ही नहीं लेते। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसको तीनों तरीके से संतुलित कर सकते हैं, और इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका नाम रखा गया है अरिघात, जैसे अंदर छुप के जो घात करते हैं, इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया अरिघात, ठीक है। और ये परमाणु जड़ से चलने वाली क्या होने वाली, बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी होने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मैंने बता दिया था कमीशन 29 अगस्त 2024, कहां से, विशाखापट्टनम से, अरिघात। हाँ, निर्देशक जो है, मैंने सॉरी इसको वो कर लिया था, ठीक है ना, आईएनएस निर्देशक ये अलग है, ये सर्वेक्षण पोत है। ये सर्वेक्षण का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सर्वे करा जाता है, नाम से स्पष्ट है, निर्देशक जो दिशा निर्देशन करेगा, ठीक है। इसके अलावा आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर है, ये मतलब सिंपल, जिसको विनाशकारी के रूप में जाना जाता है, विनाश करने के लिए। इसके बाद है प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का पहला फ्रिगेट पोत, जिसको आईएनएस नीलगिरी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ये पीवाईक्यू है, ये उसको पूछा गया है, ठीक है। फिर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की, यह माही श्रेणी की एंटी सबमरीन वारफेयर शिप है। एंटी सबमरीन मतलब वही, जितने भी आपके सबमरीन पनडुब्बियां होंगी उनको रोकने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए इनका विकसित या फिर डेवलपमेंट किया गया है, ठीक। चले, टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, जेनरिक सिनर, नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल या रोहन बोपन्ना। यार दो ऑप्शन तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है ना। चलो एलिमिनेट कर लो और मुझे बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पुरुष एकल की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जेनरिक सिनर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल एंड रोहन बोपन्ना, ठीक है। तो नीचे के दो ऑप्शन तो आप वैसे ही कर सकते हो, क्योंकि ए और बी जो है वो ज्यादा चर्चित हैं, और इसका सही आंसर थोड़ा सा यूनिक है, ये याद रखना, जेनरिक सिनर इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन हो जाएगा, जेनरिक सिनर, ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक। चलो इसमें और कुछ डिटेल्स वगैरह मैं थोड़ा सा यहां पर बता दूं आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा। जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम्स ओपन का आयोजन जो किया जाता है, ये जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम ओपन का जो आयोजन जो किया जाता है ना, इसमें आपके जो रिकॉर्ड्स है वो यहां पर आपको देखने हैं, क्या क्या मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपको नजर आता है कि 4 ओपन आपको देखने को मिलेंगे। 4 ओपन में क्या क्या हो सकता है, एक हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। पहले सीक्वेंस देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो ए फ्रेंच विमेन, प्रश्न आता है, ए फ्रेंच विमेन इज प्लेइंग इन यूएसए, फ्रेंच विमेन इज प्लेइंग इन यूएसए, ठीक है ना। तो देखो फ्रेंच विमेन से क्या हो जा रहा है यहां पे, फ्रेंच, ए से ऑस्ट्रेलिया, एफ से क्या हो जाएगा आपका फ्रांस, डब्ल्यू से विंबलडन, और प्लेइंग यूएसए, यूएसए से हो जाएगा यूएस ओपन। तो पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर विंबलडन, फिर यूएसए, यही होगा क्रम, आप देख सकते हैं यहां पर, है ना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन एंड यूएसए। अब पहले कौन सा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब ए से लेके जेड तक। तो सबसे पहले क्या आता है जी, यहां से आप देखेंगे तो यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू सबसे पहले आएगा, डब्ल्यू के ऊपर फिर क्या दिख रहा है आपको, यू आएगा, यू के ऊपर एफ आएगा, और एफ के ऊपर ए आएगा। तो ये सीक्वेंस है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, विंबलडन आया था, फिर यूएस ओपन, फिर फ्रेंच, फिर सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में आपको पूछा गया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया और यूएस जो ओपन होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ब्लू कलर की पट्टी होती है, आप देख पाते हैं। फ्रेंच ओपन जो रहता है वो क्ले कोर्ट मतलब लाल मिट्टी में खेली जाती है, और जो सबसे पुराना है वो किसमें खेला जाता है, वो घास के मैदान में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है, घास के मैदान जो होता है वहां पर खेला जाता है। इस बात को आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा उसमें एक दो तीन चीज और यहां पर बता दूं आप लोगों को। ये तो हमने देख लिया था ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनरिक आपका सीनर, ठीक, क्वेश्चन ही था ना ऑस्ट्रेलियन ओपन वाला, सॉरी यूएस ओपन था, ठीक। हाँ यूएस ओपन में भी जेनरिक सिनर है, ये दोनों नाम याद रखना भाई, यूएस ओपन में भी जेनरिक सिनर है, और महिला को भी देख लीजिएगा, यूएस ओपन में जो महिला है वो है आरियाना सेबलेंका है, ये काफी बेहतरीन खिलाड़ी है बेलारूस की, ठीक। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेम यही है, जेनिक सिनर, और महिला में भी आपका आरियाना सेबलेंका।
पुरुष युगल जो है इसमें आपको रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ये आपको देखने को मिलेंगे। वो दोनों आपको सॉरी वो तो अलग है, जोकोविच है वो अलग है। जोकोविच फिर दो से है, किसमें किसमें आपका फ्रेंच ओपन में जोकोविच है, सॉरी कार्लोस है ना, कार्लोस अल्काराज नॉट जोकोविच, और यहां पर भी कार्लोस अल्काराज है किसमें आपका विंबलडन में। तो ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा। दो में आपका ये जो बंदा है भाई साहब हैं कौन, जेनरिक सिनर किसमें किसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में और किसमें आपका यूएस ओपन में, ठीक। और इसके अलावा फ्रेंच और विंबलडन में कौन मिलेगा, कार्लोस अल्काराज। ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। खैर चले, यहां पर एक क्वेश्चन जैसे पूछा है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 एकल का खिताब किसने जीता, बीपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी फ्रेंच का यहां पर हमने बात कर ली, तो कौन हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज। दिस इज राइट आंसर। महतारी शक्ति ऋण योजना के अंतर्गत राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महतारी वंदन योजना में शामिल ऐसी महिलाओं को जिनका खाता ग्रामीण बैंक में है, उन्हें कितने रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा। ये याद रखना बेटा, ग्रामीण बैंक में क्या होना चाहिए, इनका खाता होना चाहिए, और महतारी वंदन नहीं है, दिस इज महतारी शक्ति। दोनों में डिफरेंस है, महतारी वंदन नहीं है, क्या है, महतारी शक्ति है। और ये आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यानी कि इकोनॉमिक इनको स्ट्रेंथ देने के लिए जो है स्टार्ट किया गया है। खुद वित्त मंत्री जो है, अब वित्त मंत्री कौन है बता दो यार, ठीक काफी चर्चित नाम है। तो 25,000 रुपए जो है इनको देने की घोषणा करी गई। तो 25 रुपए तक का जो है इनको लोन दिया जाना है, पैसा नहीं है ना, ऋण है ये, ठीक है, लोन है। तो 25,000 इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहां पर स्थापित किया जाएगा। ये कोई योजना नहीं है ना, जनरली क्या होता है जब योजना वाला पार्ट आता है तब वहां पर वो संबंधित क्षेत्र आते हैं, दंतेवाड़ा, कोंडागांव एंड ऑल, बस्तर। बट यहां पर जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है वो क्या है, आपको म्यूजियम है। क्या ये आपका म्यूजियम है, ठीक है ना। तो ये कहां पर खोला जाएगा, तो म्यूजियम वहां पर आपको अलग अलग झलकियां देखने को मिलेंगी। दैट शुड बी ओपन इन द नया रायपुर, न्यू रायपुर, अटल नगर, नवा रायपुर, ठीक। यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका जो नाम है वो वीर नारायण सिंह के नाम पर जो है वो रखा जाना है इसको, ठीक। अन्य जो चीजें इसमें देखी जा रही है, तो लगभग 10 दिसंबर तक इसको पूरा किए जाने का निर्देश दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए हेमचंद मांझी का संबंध कहां से है या किस जिले से है। नारायणपुर, रायगढ़, जशपुर या बीजापुर। आप सबको पता होगा कि इस बार भी छत्तीसगढ़ में ये लगभग प्रचलन सा बन गया है कि हर वर्ष 2 या 3 लोगों को यहाँ पर पद्मश्री दिया जाता है। भूषण विभूषण तो बहुत पहले दिए गए हैं। तो इनमें से जो हेमचंद मांझी जी हैं, इनका जो संबंध कहां से, ये आपने यहां पर आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन यहां पर नारायणपुर, रायगढ़, जशपुर या फिर बीजापुर, ठीक। तो ये साउथ से बिलोंग करते हैं, तो हो जाएगा आपका नारायणपुर। एक जो भाई साहब है सरगुजा के हैं, एक भाई साहब रायगढ़ के हैं, और एक जो भाई साहब है नारायणपुर के। तो याद रखिएगा, तो हेमचंद मांझी कहां से, वो नारायणपुर से हैं। अलग अलग व्यक्ति को देख लो, जागेश्वर यादव ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है। यहाँ पर रायपुर में जो प्रोफेसर वाला प्रोग्राम हुआ था वहां पर आए थे, बिरहोर जनजातियों के लिए इन्होंने व्याख्यान भी दिया था और बिरहोर के ब्रदर्स के रूप में जाना जाता है। हेमचंद मांझी को पारंपरिक और औषधि वैद्य मांझी याद रखिएगा, उस चीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। वहां पर आपको दिख रहे होंगे नंबर सबसे लास्ट में जो है वो। और ये जो भाई साहब है चौवा चंदन लगाए हुए, ये सब ऑलरेडी कथक नृत्य से संबंधित है। तो रामलाल बरेठ ये कहाँ के, रायगढ़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो एक हमने बता दिया जशपुर, एक रायगढ़ और एक हो गया नारायणपुर, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुर। चलो, नियत नल्लानार योजना का संबंध किस चीज से है। बस्तर में नक्सलवाद की समस्या, बस्तर संभाग में डिजिटल क्रांति, या नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में मूलभूत सुविधाओं अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाओं को क्या करना, उपलब्ध करवाना। तो ऑलरेडी आपका ये पढ़ा जो चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुकमा वगैरह जो जिला है इसके लिए काफी ज्यादा फेमस था, ठीक है। नियत नल्लानार का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव, ठीक। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टावर एंड ऑल, ऐसी अधोसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसको क्या किया जाना, सुनिश्चित करना, स्टार्ट करना, इसको डेवलप करना। सीएम विष्णुदेव साय ने जो है इसको स्टार्ट किया। हाल ही में रायपुर दक्षिण में हुई विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल करी है। क्योंकि देखो रायपुर दक्षिण जो सीट है वो खाली हुआ था, क्यों खाली हुआ था आप सभी को पता होगा, है ना। ब्रिजमोहन जो अग्रवाल है वो एमपी जो है चुन के आए थे, तो उनकी जो सीट है जनरली वही से चुन के आते थे, वो खाली हुआ था। बीजेपी की सीट थी, बीजेपी की प्रत्याशी ने जो है इस पे बाजी मारी है। आकाश शर्मा जो है यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो हार चुके हैं, और सुनील सोनी जो है उन्होंने क्या करा है, विजय यहाँ पर प्राप्त किया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक, सुनील सोनी जो है लगभग 46,000 के अंतर से क्या किया इन्होंने, ये विजय हासिल किया है, ठीक है। सुनील सोनी ऑलरेडी रायपुर के किस एक पद पर रह चुके हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा।
रायपुर में ऑलरेडी एक किसी बड़े पद पर कार्यरत रह चुके हैं। कौन से पद पर, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए, छत्तीसगढ़ में ठोठा घर पड्डुम पहल किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है? ठोठा घर पड्डुम, मतलब ये सब जितने भी वर्ड्स आप या फिर जितने भी आप ये जो देख पा रहे हैं, ये सब के सब आपके जो बस्तरिया जिसको बोली के अंतर्गत हम मानते हैं, अलग अलग वहां पे ट्राइबल लैंग्वेजेस होती हैं, उसी से रिलेटेड है, मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका राइट आंसर जो है जाने वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंतेवाड़ा, ठीक है। अर्थात बेघर के लिए आवास त्योहार, ऐसे लोग जिनके यहाँ घर नहीं है, मतलब उद्देश्य पीएम आवास योजना में ग्रामीण जो लोग होते हैं उनको अधिक से अधिक यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंप्लीटली इनको आवास रेसिडेंशियल एरियाज प्रदान किया जाना इनका प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो बहुत सारे, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, कुल 1800 से अधिक आवास स्वीकृत यहां पे किए जा चुके हैं, जिसके तहत जो है इन लोगों को आवास दिया जाना है। तो बेघर लोगों के लिए आवास जितना जल्दी हो सके इनको प्रोवाइड किया जाना, ये दंतेवाड़ा में आपका स्टार्ट किया गया है, ठीक। चलिए, इको वॉरियर अवार्ड 2024 से छत्तीसगढ़ के किस वन अधिकारी को यहां पर सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन योगिता साहू, वरुण जैन, संयोगिता साहू, संगीता साहू। आपके आंसर जानकारी के लिए बता दूं, तो ये कोई लड़की नहीं है, ये एक पुरुष है, तो पुरुष में एक ही नाम दिख रहा है, वरुण जैन। ये आपको जो है उदंती सीता नदी अभ्यारण्य वाला बाघ वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। वहां के कुछ शायद डिप्यूटी डायरेक्टर या मैनेजर, आई डोंट नो, कुछ ऐसा कोई पद है, उनको दिया गया है ना। एआई आधारित हाथी ट्रैकिंग एप्लीकेशन के लिए इसको दिया गया है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, सीता नदी उदंती वाला जो क्षेत्र है वहां पर कुछ ये डायरेक्टर हैं, डिप्यूटी कुछ डायरेक्टर, एग्जैक्टली पोस्ट का या पद का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके लिए जो है इनको दिया गया है। तो ये चीज आप लोग एक बार देखिएगा जरूर। हालांकि वो सब उतना डिटेल आपको पूछेगा नहीं कि किस पर कार्यरत थे, क्या थे करके, बट यस, इसका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये चीजें आप लोगों को पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सुगम एप्लीकेशन का संबंध किससे है? राज्य में सड़क सुरक्षा, राज्य में शिक्षा की उपलब्धता, संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी व सुविधाजनक बनाना, ठीक है। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा जो चलन है, ये बिल्डिंग्स और जो जमीन खरीदारी एंड ऑल ये सब खरीदी जाती है, इसमें बहुत सारे घोटाले भी शामिल होते हैं। तो इसको पारदर्शी बनाना, मतलब ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ऑब्वियसली कौन इसमें करने वाले हैं? ओपी चौधरी, क्योंकि वित्त वाला जो प्रभार है अभी किनके पास है? उनके पास है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्री प्रक्रिया को जितने भी, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, सुगम वाणिज्य मंत्री यानी कि हमारे जो ये भाई साहब है, इन्होंने क्या करा है? लोकार्पण किया। इसमें अलग अलग पंजीयन प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकना? आसान बनाना। वाणिज्य कर मंत्री, मतलब यही भाई साहब हैं, इनको क्या किया गया? पंजीयन विभागों की क्या किया जाना? समीक्षा किया जाना। अच्छा, एक और चीज ऐसा बोला जा रहा है कि पंजीयन विभाग में बहुत सालों बाद कुछ पोस्ट आना है। मेरे को नहीं पता क्या है, कैसा है, उड़ती उड़ती खबरें हैं, लोग बताते हैं। और ये उड़ती खबरें क्या होती? कुछ नहीं है। जैसे मान लेते हैं मैं किसी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ, सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ, मैंने या मेरे को कुछ ऐसी चीजें बताई गई, मैंने फ्लो में किसी को बोल दिया और बोला भाई किसी को मत बताना। उसने भी किसी को बता दिया, उसने भी बोला किसी को मत बताना, उसने भी किसी को बोला, फिर बोल दिया किसी। ये ऐसे ही होता है, आप लोग मुझे ना हाँ या ना करके। मैंने इसको बोला भैया किसी को मत बताना, उसने उसको बोला किसी को मत बताना। ऐसे करते 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 सब ये चलता चला जाता है, कोई किसी को मत बताना, कोई किसी को मत बताना। तो ये किसी को मत बताना होता है और ये कहीं ना कहीं पता चल जाता है, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ के समाजवादी विचारक और हित चिंतक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्राकर, रामेश्वर वैष्णव, केदार कश्यप, विनय कुमार पाठक। भाई मैं बता दूं कि पूर्व सीएम रमन सिंह खुद आए थे इसका विमोचन करने। कौन आया था? रमन सिंह। तो इसने क्या करा था? विमोचन, मतलब बोलते हैं ना कि लिखा इसने बट विमोचन किसने? तो रमन सिंह ने। सुभाष चंद्राकर, याद रखना, ठीक है ना। तो जैसे डीडी बसु एंड ऑल ये सब पढ़ते हो, सुभाष कश्यप, तो वैसे सुभाष चंद्राकर हैं, उन्होंने किया है, ठीक। चलिए आइए, शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश जीईसीपी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है। मतलब जो शारीरिक दंड वगैरह जो दिया जाता है ना, वो अब नहीं दिया जाना है, उस टाइप से पनिशमेंट आप नहीं दे सकते, ये उसी से संबंधित है। शारीरिक दंड उन्मूलन, जैसे मतलब कई लोग आप सोच रहे होंगे सर काश ये हमारे जमाने में आता, आपने देखा होगा ना, ये दस सोटाई आज झापड़। हमारे एक सर थे, वो ऐसे मारते थे, ऐसे पीठ को, मतलब सब लोग ऐसे मारते ना हाथ को, ऐसे ऐसे,
वो ऐसे मारते थे, ऐसे उनको उनका बोलना था कि इसमें 2-4 ठो अंगूठी अंगूठी पहन के आते थे, ऐसे निशान पड़ जाता था। फुल फुल डर का माहौल था एकदम, है ना, मतलब पूरा छात्र जो संगठन एकदम घबराए हुआ था। लेकिन आजकल तो खैर कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लागू किया गया है, ऑब्वियसली दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं, सही हैं, ठीक है ना। बोथ 1 and 2 बोथ आर राइट। राइट पूछा है ना, सही पूछा है ना, हाँ सही है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। तमिलनाडु शिक्षा विभाग ने जो है इसको क्या करा है, समाप्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। दोनों के दोनों जो है क्या है आपके सही है। चलिए, फ्लाई 91 के संदर्भ में आपने बतानी है। यह भारत में शुरू की गई एक नई एयरलाइन है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई है। देखो ये बड़ा आसान है भाई। मैं अगर कहूं कि ये मेनली गोवा वाले क्षेत्र को, गोवा महाराष्ट्र एंड ऑल इस रीजन को कवर करता है। अब जैसे आप मनोहर देखिएगा तो मनोहर से समझना कौन थे मनोहर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। गोवा से संबंधित पूरा नाम बताना। मनोहर सरनेम पी से आता है भाई, ठीक है, और एंड आर से होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। और ये गोवा के क्या थे, मतलब गोवा के किस एक बड़े पद पर थे, साथ ही साथ इंडिया के भी, याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण पद पर ये आसीन थे, ये मंत्री थे ये गोवा में। और इंडिया में कौन कौन से मंत्रालय इन्होंने संभाले, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पूरा नाम बताना है पहला चीज, और गोवा और इंडिया के किस किस इस मंत्रियों के पद पर इन्होंने रहे हैं, उन्हीं के नाम पर ये हवाई अड्डा शुरू किया गया। एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसमें भी दोनों के दोनों क्या है तुम्हारे सही है। आप देख पा रहे हैं भाई, मैं बता रहा हूं सब क्वेश्चन आए हुए हैं, यूपीपीएससी 2024 के प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन भी यहां पर आपको दे दूं। यहां पर एक नई उड़ान सेवा शुरू करी गई है, 18 मार्च से कमर्शियल सर्विसेज शुरू करेगी, ये भी चीजें आपको दे दी गई है। और ये मनोहर हवाई अड्डा हैदराबाद और उसको बेंगलुरु को कनेक्ट करने वाला है, जोड़ने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क में इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका उद्घाटन कार्यक्रम, ये भी यूपीपीसीएस का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप हमेशा रेडी रखें, हूबहू उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया फिर आपके लिए एकदम मौजा ही मौजा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मतलब बोलोगे वाह सर क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। चले प्रश्न है आपका, यहां पर पूछा गया है कि इसका उद्घाटन 8 मार्च को किया गया। बोला ना जी ना, 8 मार्च नहीं है, मई में किया गया था। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया। क्यों दक्षिण कोरिया, क्यों ही करेंगे, इसको हम करेंगे ना भाई, हम लोग मतलब इंडिया करेगी, गॉट इट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे तुम्हारे लिए रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, 8 मार्च नहीं है, कब किया गया भाई, इसको स्टार्ट किया गया तुम्हारा, इसको किया गया है 8 मई को, हमने बताया था ना, मई को किया गया है, ठीक है। कौन कर रहा है इसको, ऑब्वियसली इंडिया करेगा, ठीक है ना। तो इसमें जापान के जो राजदूत हैं उनकी भूमिका जो है विशेष रूप से यहां पर रखी गई है। तो ये इंडिया जापान से संबंधित है, ठीक है। चले, पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान कौन सा कथन सही है। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। अच्छा ऐसे भी मत समझना ना, अरे सर ये तो यूपी का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, इसमें हमारे राज्य से संबंधित। अरे भाई तो एक चीज मुझे बताना, यूपी पीसीएस का प्रश्न यहां पर दिया गया है, एक क्वेश्चन में इसने क्या दिया, एक क्वेश्चन में इसने दिया तमिलनाडु स्टेट से संबंधित, एक क्वेश्चन इसने दे रखा है कोहिमा से संबंधित, एक क्वेश्चन यहां पर दे रखा है उत्तराखंड से संबंधित, सभी तो अलग अलग राज्यों के ना। तो क्या पता सीजी वाले भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है। तो जंगल की आग को कम करना तथा गांव में रहने वाले लोगों को आय स्रोत प्रदान करने से संबंधित है। दूसरा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसको प्रारंभ किया है। तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है क्या यहां पर आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही पूछ रहा है। देखो जहां पर लग रहा है दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो वहां पर मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी इसमें दी गई हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री ने जो है पुष्कर सिंह धामी ने 8 मई 2024 को क्या करा, इसको स्टार्ट किया है। और ज्यादातर जो घटना है वो 8 मई वाली, पता नहीं कैसा कॉइंसिडेंस है, कैसा कॉम्बिनेशन है कि 8 मई वाली घटनाओं को यहां पर इन्होंने लगातार प्रश्नों के रूप में पूछा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सॉरी ये स्लाइड इधर से उधर हो गया था, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि क्वेश्चन को आंसर हमने यहां पर सुभाष चंद्रकर वाला हमने यहां पर किया था। 4-5 और अलग अलग यहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को, सॉरी बुक्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये नाम भी आप लोग देख लीजिएगा। मोदी है तो मुमकिन है वाला टाइप का, रामेश्वर दास वैष्णव, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, फिर भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा इसको, ठीक। चलो अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। रामविचार नेताम,
सलीम राज, विक्रम सिंह सिसोदिया, फिर विष्णुदेव साय। भाई ज्यादातर ऐसे जो पद होते हैं ना, इसमें बड़े लोग शामिल होते हैं, तो बड़े लोग में कौन है तो वो भी, बट ये विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव। अन्य जो आपके जो अध्यक्ष हैं उनकी आप यहां पर देख सकते हैं। राज्य युवा आयोग के जो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, विजय सिंह। याद रखना, जो युवा है वो क्या होगा, वो विजय होगा हमेशा, है ना। चलिए अगला कौन हो जाएगा, राज्य वक्फ बोर्ड। तो ऑब्वियसली कौन होगा, ये जो राज करेगा, तो कौन राज करेगा, सलीम। राज्य लोक सेवा आयोग की पहली महिला कार्यकारी अध्यक्ष रीता शांडिल्य, और राज्य जनसंपर्क विभाग के आयुक्त ये हो जाएंगे आपके रवि मित्तल। ठीक है, जनसंपर्क विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ के किस हस्तशिल्पकार को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित यहां पर किया गया है, हेमवती बघेल, विमला बघेल, हीराबाई झरेखा बघेल या हीरामती बघेल। ये लंबा चौड़ा नाम है दोस्तों, याद रखना, इसका नाम हो जाएगा हीराबाई झरेखा बघेल। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसको कलेक्टर धर्मेश साहू ने क्या करा है, इसको साल और श्रीफल जो भी है पुरस्कार से देकर सम्मानित किया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना। देखिए हमने किसकी बात कर ली, कलेक्टर धर्मेश साहू की बात कर ली। यदि आपने पता है कि कलेक्टर धर्मेश साहू जो है ये कहां से संबंधित है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है ना, तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो क्षेत्र आपको कहां पर पड़ता है, ऑलरेडी जो अभी टूट के जो अलग हुआ है। ठीक है, कहां से टूट के अलग हुआ ये आप मुझे कमेंट करके बताना, किस जिले से ये पार्ट हुआ है, जिले से ये ब्रेक हुआ है, टूट के जो बना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किससे संबंधित है, ढोगरा बेल मेटल से संबंधित। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएम गुड गवर्नेंस फेलो योजना की शुरुआत कब करी है। गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन की सरकार के अंतर्गत एक फेलोशिप जो प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में करा गया है। कब करा गया है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर या फिर 23 नवंबर। तो फेलोशिप है, दोनों लोग साथ साथ आएंगे, दो दो हाथ करेंगे, आप ऐसे मान के चलेगा, तो हो जाएगा आपका 22 नवंबर, यानी कि 22 नवंबर को इसको शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और आईआईएम रायपुर दोनों के आपसी सहयोग से, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कौन कौन है, सीजी गवर्नमेंट और आईआईएम रायपुर। ठीक है ना, छात्रों का जो चयन है कैसे होगा, कैट परीक्षा, आपने देखा होगा सीएडी करके अलग से एक परीक्षा होती है राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के सीजी मूल निवासी होना अनिवार्य है। पाठ्यक्रम की पूरी फीस का वहन कौन करने वाली, राज्य सरकार। और वैसे भी यार, जब मैंने आईआईएम की मैंने बात करी, तो आईआईएम तो वैसे भी क्या आप क्वालिफाइड करके जाओगे, कैट क्वालिफाई करके जाओगे। ठीक है ना, सीजी का मूल निवासी डोमिसाइल जो है वो होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट। छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रायोगिक अनुभव का अवसर प्रदान किया जाना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, चलो देश के बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड में छत्तीसगढ़ के किस जिलों को जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र में से छत्तीसगढ़ का एक जो जिला है बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट, तो बीजापुर, कांकेर, सुकमा या फिर बस्तर। और क्यों किया गया ये भी आपको बता दें, तो ये जनरली किया गया है मत्स्य पालन से संबंधित, यानी कि फिशरी से संबंधित। तो मत्स्य पालन का जो है ज्यादातर आपको देखने को मिला कहां पर, कांकेर में। दैट इज वाई कांकेर इज द राइट आंसर फ्रॉम हियर। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए बहुत सारा क्षेत्र है, जिसमें 96% है, लगभग 2 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र, जिसमें लगभग 96, कुछ डेटा 99 भी मानते हैं इसको, मतलब मोर देन 95% डेटा हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें से इसको छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र को यानी कि कांकेर को इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। चलिए, पोट्ठा लाइक स्वस्थ बच्चा अभियान का संबंध किस जिले से, मतलब स्टार्ट जो है वो कहां से किया गया, पोट्ठ लाइक। ठीक है, तो पोट्ठा नहीं है शायद, पोट्ठ लाइक है। तो यहां पर एक खाम तराई, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग या फिर जशपुर। तो इसका राइट आंसर है, मैं अभी बीच में राजनांदगांव जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था, वहां पर जगह जगह मैंने यहां पर देखा था, तो राजनांदगांव से जो है इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, इसको जो है अपन शुरू किए थे। तो पोट्ठ लाइक है ना, मैंने बोला पोट्ठा नहीं है, पोट्ठ है, पोट्ठ अलग होता है। तो पोट्ठ लाइक का जो है मतलब ये सुरक्षित कुपोषण से आपका मुक्त। तो ऐसे जो है मतलब राजनांदगांव 5 महीनों में लगभग 56.98% जो बच्चे हैं वो क्या कुपोषण से मुक्त हुए। तो कुपोषण मुक्ति यानी कि मैल न्यूट्रिशन से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ऐसे भी क्वेश्चंस जनरली आपको कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, अब जैसे देखो जहां जहां पर ग्रीन वर्ड आता है इसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है पर्यावरणीय या इको फ्रेंडली।
ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लिया गया छत्तीसगढ़। लेकिन मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें ऑन पेपर होती हैं, इसलिए भी क्योंकि देखिए आप कितने भी हसदेव जंगल की आप बात कर लीजिए, लेकिन जो रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे बन रहा है, इसमें कितने जंगल नष्ट हो रहे हैं और उससे क्या क्या चीजें प्रभावित हो रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मतलब ठीक है, कहीं कहीं बीच बीच में जानवरों के ऐसे जाने के लिए बाईपासिंग एंड ऑल इस टाइप की चीजें बनाई गई, वो बात की बात है, बट इस एक्सप्रेस वे में कितने जंगलों को काटा जा रहा है इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, आवश्यक है, बट आप उन रोड पे करिए, जैसे ऑलरेडी जो रोड बना हुआ है आप उसको एक्सपेंड करिए, आप उसको एक्सटेंड, आपको शॉर्टकट चाहिए। पहले कैसे जाते थे हम, ऐसे ये ऐसे दगदलपुर, फिर जगदलपुर से ऐसे, अभी क्या कर दिया, पूरा बाहर ही बाहर ऐसे निकाल दिया शॉर्टकट। आपको क्या लगता है, मतलब जंगलों को काट कर किया जाना, मतलब आई डोंट थिंक सो। ठीक है, विकास आवश्यक है, लेकिन इस हद पे तो नहीं ना कि इतना पूरा आप बर्बाद कर दो उसके बाद फिर, क्योंकि यार और भी चीजें होंगी, रोड बस बनता है ऐसा नहीं होता, आप देखना यहां पर, और वो आवश्यक भी है, मतलब ढाबे बनेंगे और भी धीरे धीरे धीरे, जैसे आप देखो अभी दुर्ग नांदगांव और ये वाला जो बेल्ट है ये पूरा बना हुआ है, पूरा पोल्यूटेड हो चुका है, समझ रहे हो। अन्य चीजें भी बहुत गंदे स्तर तक प्रभावित होती है भाई, फिर यहाँ पे बहुत सारे दूसरे लोग माइग्रेट करके चले जाते हैं, यहाँ पर अपना वो बनाते हैं, मतलब सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तरह तरह तरीके से प्रभावित होता है वो चीजें। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं, अभी इसके पहले जगदलपुर विधानसभा की हम बात करते हैं ना, अगर आप में से वहां से कोई लोग बिलोंग करते होंगे ट्राइबल बेल्ट से, तो जगदलपुर नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है, बस्तर, और बस्तर सुनते क्या आता है, ट्राइब्स, एसटीज। आपको पता है कि जगदलपुर का जो विधानसभा है वो अनरिजर्व है, पहले किसके लिए था, ये एसटीज के लिए था, अभी इसको यूआर कर दिया गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसको करके कुछ अच्छा हुआ है कुछ बुरा हुआ है, बट आप समझिए धीरे धीरे, मतलब अच्छा, एक और जब समय था जब मैं यहां पे ट्रेवल किया था, वहां पे उनकी संस्कृति उनकी झलक दिखती थी, बीच में जब फिर गए ना, जगदलपुर सिटी में कुछ भी नहीं दिखेगा भाई तुमको, आसपास भी कुछ उतना ढंग से तुमको नजर नहीं आएगा, अब ये पूरे धीरे धीरे अंदर जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं संकेंद्रण इनका हो चुका है, तो उनकी संरक्षण करना, उन लोगों को साथ में लेके चलना ये उद्देश्य है। जैसे हम किसी खास अगर किसी चीज को टारगेट करते हैं, बोलते हैं कि यार पहले इनकी पॉपुलेशन फलाने परसेंट थी, आज इनकी पॉपुलेशन इतने परसेंट हो गई, जब आप उन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो तो फिर यहां पर क्यों नहीं, यहां पे भी तो करना पड़ेगा, इनकी भी तो लाइफ है ना यार, इनको भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आप समझिएगा कि ये चीजें कहीं ना कहीं क्या हो रही है, प्रभावित करती, ये भी चीज क्या होगा कहीं ना कहीं आगे चल के फिर वो प्रभावित करेगा। तो सिर्फ पेड़ काट देंगे फिर पेड़ लगा देंगे ऐसा नहीं होता, जितना आवश्यक है आप उतनी चीजें आप करिए, ठीक है। सो छत्तीसगढ़ को इसमें पुरस्कार मिला है, आप देख सकते हैं ज्यादातर चीजें कागजी होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इको फ्रेंडली जो ग्रीन जेल है, आपको उस दिन हमने बताया था सेंट्रल जेल बिलासपुर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, उस दिन मैंने आपको एमसीक्यूज के दौरान इन चीजों को करा दी थी। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। पैरालंपिक की हमने यहां पर बात करी थी, पैरालंपिक में इंडिया को कौन कौन सा कितना रैंकिंग मिला, कितना पुरस्कार मिला, ठीक है। यहां पर हमने जो बात करनी है वो किसकी बात करें, हम यहां पर बात करें पेरिस ओलंपिक की, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, कितने खिलाड़ी यहां पर शामिल हुए थे, क्या क्या इसके जो संस्करण रहे एंड ऑल, उन चीजों को थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो तो कुछ खास थी नहीं, 71st था, 71st, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। 26 जुलाई से आपका 11 अगस्त तक ही चला था, है ना। इसमें कुल भारत से 117 जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे। क्या क्या यहाँ पे अचीवमेंट थे उसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी थे रोहन बोपन्ना थे, सबसे जो युवा खिलाड़ी थे वो थे आपके धिनिधि देंसुदीत, तैराक थे ये, स्विमर थे ये। पीवी सिंधु जो कि पदक नहीं जीत पाई इस बार, ठीक है ना। बैडमिंटन की जो है वो ध्वजवाहक थी ये। शरद कमल टेबल टेनिस, ये दोनों लोग थे। समापन समारोह में पीआर श्रीजेश थे और मनु भाकर थे, जिन लोगों ने जो है वो मेडल जीता था। जनरली ऐसे ही होता है भाई, आप मेडल जीत चुके थे, क्योंकि इन लोगों जो मनु भाकर है तो पहले जीत चुकी थी एकदम स्टार्टिंग में, राइट। अब ऑब्वियसली पदक जीत रहे हैं उनको तो हम सम्मानित करेंगे, तो कई बार इन चीजों को ऐसे भी आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं। पदक तालिका में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 रजत और 5 कांस्य जो है यानी कि ब्रॉन्ज हमको यहाँ पर देखने को मिले। रजत एकमात्र किसने, नीरज चोपड़ा ने। कांस्य पदक में मनु भाकर जो है, इनको मनु भाकर को 2 बार मिला, मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था, एक सिंगल मिला और एक आपको मिक्स्ड वाले में मिला है। फिर स्वप्निल कराले इसको शूटिंग में, भारतीय हॉकी टीम और अमन सहरावत को इसको रेसलिंग में 57 kg कैटेगरी में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है बेटा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है ना,
अभी 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है आगे मैं आपको चलो दिखाता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया है कि फ्री स्टाइल भार वर्ग में जो है अमन सहरावत को मतलब क्वालिफायर में क्वालिफाई करने वाले भारतीय पहलवान बने, तो किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में ऐसा पूछा गया, तो कौन सा आपका फ्री स्टाइल वर्ग होता है यहाँ पर। तो सेम आप याद रखिएगा क्योंकि वेट लगभग लगभग सेम होता है, बहुत कम होता है जब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो 57 kg दिस इज राइट आंसर, ठीक है। यहां से आप इसको डिकोड कर सकते हैं। चलिए भाई, अगला प्रश्न आ रहा है, ये भी यूपीपीएससी प्रश्न है। अलग अलग आपको यहाँ पर डिफेंस एक्सरसाइजेस दिए हैं, युद्धाभ्यास दिए हैं, और वो कब कब आयोजित किए गए थे, मतलब उनका जो डेट है वो कब कब है यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपने देखने बताने हैं। भारत उज्बेकिस्तान जो है वो 10 लीग के नाम से जाना जाता है, भारत फ्रांस शक्ति के नाम से, भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ट्राइगर ट्रायम बोलते हैं, और उसके बाद जो है आपका मिलन, ठीक है। मिलन किससे रिलेटेड है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलन जो युद्धाभ्यास है ये किससे संबंधित है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे हम लोग यहां पर देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। मिलन ये किससे संबंधित है, मिलन जो है किनके किनके बीच का, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। चलिए तो यहां से हम देख पाते हैं कि ऑप्शन नंबर ए भारत उज्बेकिस्तान का ये किया गया था बेटा अप्रैल में किया गया था। अप्रैल वाला कितने यहां पर एक ही आपको नजर आ रहा है, कौन सा है, 3 अप्रैल, सॉरी अप्रैल 15, ठीक है ना। तो ए का हो जाएगा आपका 3, मैंने बताया था ट्रिक आप ऐसे याद करें। ए का 3 कितना कितने देख लो, ए का 3 यहां पर, ए का 3 यहां पर है, मतलब आप इन लोगों को सीधे एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपको यहां पे पकड़ना है कि बी का 4 होगा कि बी का 2 होगा। क्या है, फ्रांस और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है ना। ये कब किया गया था, तो ये आपका मई में किया गया था, मतलब बी का हो जाएगा आपका 2। तो ए का 3 और बी का 2 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कॉम्बिनेशन, ए का 3 बी का 2 एक ही कॉम्बिनेशन है, ये ए का 3 और ये है बी का 2, ऐसा कॉम्बिनेशन एक ही है। तो चलो बाकी को देख लो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी का 4 है क्या, सी का 4 देख लो, यानी कि भारत और अमेरिका वाला, मार्च 18 मार्च 2024 में। और इसके बाद ये मिलन, मिलन जो हुआ था ये कब हुआ था, ये आपका बिल्कुल स्टार्ट में यानी कि फेब में हुआ था, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 2 4 1, मतलब पेयर नंबर आपका बी, दिस इज राइट आंसर। कमेंट करके आपको बताना है ना कि मिलन जो है ये अभ्यास किसके किसके बीच, ऑब्वियसली इंडिया और किसके बीच, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स का आयोजन कहां पर किया गया 2024 का, ठीक है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, बे ऑफ बंगाल में, विशाखापट्टनम में, या फिर योकोसुका में। ये भी शायद मैंने कहीं पर पढ़ाया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन कहीं का नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, योकोसुका जापान, दिस इज राइट आंसर, ठीक। चलो बीपीएससी 2024 का, अच्छा ओके सॉरी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, देखो मैंने बताया ना कहीं तो मैंने पढ़ाया था, तो बीपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है, सॉरी भारतीय फिल्म निर्माता बनी है, ठीक है ना, पायल कपाड़िया, ठीक। आपको ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, आपके ऑप्शंस ये रहे, द मैन who could not remain silent, sunflower were the first ones to know, all we imagine as light, या the sameless। चलिए आपको बताना है कि भाई देखिए ये यहां पे जो क्वेश्चंस की हमने यहां पर बात करी है ना, तो पायल कपाड़िया की जो फिल्म है, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हम इमेजिन कर पा रहे हैं, लाइट, लाइट मतलब हमारे लिए प्रकाश, तो हमको पुरस्कार कब मिलेगा, जब हम लाइम लाइट में आएंगे, ठीक है ना। तो लाइम लाइट में हमने आए इसलिए हमको यह पुरस्कार मिला, ऑल वी इमेजिन, ठीक है, एज लाइट। तो इस फिल्म के लिए, कौन सी फिल्म के लिए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये भी बीपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल की हमने यहां पर बात करी है। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली, ये क्वेश्चन भी हमने यहां पर करा था ऑलरेडी कुछ समय पहले, तो रशिया हो जाएगा राइट आंसर। ये भी आपको बीपीएससी 2024 में पूछा गया है, ठीक। चलो आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स, कुट्टी क्रिकेटर की स्टोरी, मैंने बताया था ना, कुट्टी, कुट्टी से याद रखिएगा साउथ आपका एक्सेंट है। साउथ में कौन कौन, राहुल द्रविड़, द्रविड़ भी साउथ है, श्रीसंत भी साउथ है, रैना नहीं है, आपका अश्विन है, ठीक है ना। इसमें 2 लोग ने मिलकर लिखा था, तो ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले स्लाइड में, आप देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये भी बीपीएससी का प्रश्न है। उस स्थान का नाम बताया जहां पे डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे और एक कथित शूटर द्वारा उसको गोली मार दी गई थी, हत्या नहीं करी गई थी भाई गोली मार के हत्या मत समझना, क्योंकि ऑलरेडी अभी वो दूसरे बार चुन के आए हैं, है ना, सेकंड टाइम जो है वो प्रेसिडेंट बन के या चुन के यहां पर आए हैं, ठीक। तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा टेक्सास, एरिजोना, मिल्विके या फिर पेनिनसुलानिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेनिनसुलानिया, दिस इज राइट आंसर।
ठीक। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा विकसित प्रावा सॉफ्टवेयर के बारे में इनमें से कौन सा सही है? यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायु गति डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जी हां, बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। वायु गति की और ऊष्मा गति की दोनों याद रखना है, एरोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। आपका एरो और थर्मो ये दोनों चीजों के लिए, और ये ऑब्वियसली विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर्स की ये जो परिकल्पना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसरो के अंतर्गत हमने स्टार्ट करा था। ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सही पूछा है ना। इसको बार बार देखना यार, सही है या सही नहीं है, इसमें फंसाता है आपको। तो दोनों आपका राइट है, मैंने बता दिया था। उष्मा गति की यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एंड वायु गति की एरोडायनेमिक्स, दोनों के स्पेशली पर्पस के लिए इसको डिजाइन किया गया है। चलिए अगेन यूपीपीसीएस का प्रश्न है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको ना सीजीपीएससी में भी पूछा गया था। कौन सा वाला? कि फिलीपींस को हमने सुपरसोनिक मिसाइल भेजा है, प्रदान किया। ये क्वेश्चन ना सीजीपीएससी में भी पूछा गया है। फिलहाल इसका आंसर यहां पर आपने बतानी है। देखिए, अप्रैल 2024 में भारत में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान किया है। मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। अब यहां पर आपको बताता हूं, ए और दो दोनों यहां पर आपने देखना है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। A is false but R is true. Both A and R true and R is the correct explanation of A. A is true but R is false. पहले मैं आपको बता दूं, इसको देखते हैं। A तो आपका बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल राइट है। R ना पहले था इसका 290, इसको याद रखिएगा। 290 किलोमीटर पहले इसका रेंज था, बाद में इसको बढ़ा के 450 से 500 किया गया, और अब और एडवांस किया जाना है, मतलब और इसको लगभग 1000 प्लस किया जाना है। अब प्रश्न कब आ रहा है भाई? 2024 में आ रहा है। जब सौंपा गया था ना तब 290 था, बाद में इसको एडवांस किया गया 290 से, ये आपका 450 से 500, और इसको 1000 और किया जाना है। लेकिन यहीं पे रुकना। अब इस क्वेश्चन में ना देखिए, ये ए और आर दोनों राइट है, ये भी ले सकता है, और एक्सप्लेनेशन राइट है, ये भी ले सकता है, या ये भी ले सकता है कि ए और आर दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वो अपने ऊपर ले सकते हैं, क्यों हमने बताया। अच्छा, ये भी ले सकता है ए इज राइट आर इज रॉन्ग, ये भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि जब सौंपा गया तब हम इतना था, अभी हमने बढ़ा के इतना कर दिया, और आगे और ये किया जाना है। तो आप फैक्ट्स याद रखना। देखो, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको कौन सा आंसर, क्योंकि भाई आपने यूपीपीएस तो दिया नहीं है, आप तो सीजीपीएससी देने वाले। आप ये समझिएगा, अब जब आएगा तो 450 से 500 लेना, क्योंकि वो अब बोल रहे हैं ना, अब वर्तमान में। तो ये प्रश्न कब बना, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हो सकता है वो एलिमिनेट भी कर दे। मेरा काम था आपको तथ्य बताना, तो मैंने आपको तथ्य यहां पर बता दिया है। अगला है, अच्छा ये सेम यही क्वेश्चन है। इनमें से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? कियारा आडवाणी, अनुसुईया सेन गुप्ता, उर्वशी राउतेला, या फिर शोभिता धूलीपाला? ना भैया ना, अनुसुईया जी हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जो अवार्ड जीता है। यूपीपीसीएस का 2024 का प्रश्न है। आप देखिएगा, तस्वीर भी यदि आप देखिएगा तो कांस फेस्टिवल होता है, काफी चर्चित, काफी फेमस होता है। यहां से क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए रुद्रम 2 का हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ये डिफेंस वाले कैटेगरी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। डिफेंस कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट होती है, यहां से कई प्रश्न आपको पूछे गए हैं, है ना। इसका आंसर आप लोग को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो जी, देखते हैं अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रम 2 मिसाइल से संदर्भित है कि यह हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया है। देखो, लास्ट जो आपका पार्ट आएगा, ये पार्ट 4 है ना, दिस इज पार्ट 4। पार्ट जो 5 आएगा, ये काफी ज्यादा विस्तृत और बहुत ज्यादा आपका डिटेलिंग होगा, क्योंकि इसमें यूपीएससी के क्वेश्चंस होंगे। अभी तक जो मैं देख रहा हूं, मैं क्या क्या देखा, मैंने बीपीएससी देखे, हमने यूपीपीसीएस देखे, अन्य स्टेट के पीसीएस के क्वेश्चंस देखे। इसमें यूपीएससी के क्वेश्चंस कराऊंगा, सिविल सर्विसेज के, सीडीएस के, एनडीए के, सीएपीएफ के, और भी जितने यूपीएससी के पेपर हो 2024 में, उनके क्वेश्चंस, और बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं बता रहा हूं। मैं ऑर्गेनाइजेशंस वाले, डिफेंस वाले, स्पेस के, और गवर्नमेंट स्कीम, सबसे ज्यादा इनके क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सेक्शंस होते हैं बड़े जो आपको पूछे जाते हैं। उठा के देख लो, सीजीपीएससी के पेपर उठा के देखो, डिफेंस से, ऑर्गेनाइजेशन, G20 से 2-2 क्वेश्चन दे देते, कई बार 3-3 क्वेश्चन दे देते एक ही बार में। स्पेस के क्वेश्चंस आते हैं, और सरकारी जो आपके
कार्यक्रम जो रहते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वहां के क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा ये सेक्शंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, 40-50 समथिंग क्वेश्चन लास्ट चैप्टर में हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हवा से हवा में मार करने वाली, ये तो सही है भाई। इसका परीक्षण जो है मई में किया गया था जहां तक, बट राजस्थान में नहीं किया गया है, इसका किया गया है उड़ीसा में, याद रखना, उड़ीसा में। जनरली एयर टू एयर इस टाइप के जब रहते हैं ना, तो समुद्री क्षेत्र में ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा, लैंड टू लैंड को हम भले कर सकते हैं, बट एयर टू एयर जो होता है, हवा से हवा, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। तो यस, ओनली ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, केवल एक हो जाएगा। यस, यहां पर दिया गया है 29 मई, ठीक है, डेट ओके मई है, बट ये किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर तट पर, ठीक है। चलिए, अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मानव विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट यानी कि आपका एक्सर्शन डिफरेंस रिपोर्ट, ये जो है किनके किनके द्वारा जारी किया जाता है। तो एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है यार, देखो यहां से आप इसको अगेन शॉर्ट आउट कर सकते हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये कौन जारी करता है? आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देख लो यार, बी का 1 कहीं पे मैच हो रहा है क्या? बी का 1, बी का 1 कहां पर? ये देखो, एक ही तो पकड़ा गया, खत्म यहीं से। ए का 3 है क्या? देख लो, यस। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। तो आपका ए का 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। सी का 4 होगा क्या? निवेश, बिल्कुल, व्यापार और विकास है, तो ऑब्वियसली आपका सी का 4 हो जाएगा। उत्सर्जन मतलब डेफिनेटली पर्यावरण से, तो यस, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी, ये भी आपका राइट है। तो ठीक है, 3142, दिस इज राइट आंसर, 3142, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां से सही जवाब। ठीक, चले, तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह सेशन, आज का यह सत्र भी आपको अच्छा लगा होगा। पीवाईक्यूज आपने देखे होंगे। देखिए, आपको ना आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है ना। आप जो है थोड़ा सा संयम रखें और करें कि ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आ गए, बहुत अच्छी बात है, आ जाएंगे तो हम बना भी लेंगे। क्योंकि आप ये सोचो, अगर आपने ऐसे प्रश्न पढ़े ही नहीं और आगे, फिर आप कैसे करेंगे? मैंने कहा ना भैया, 10 से 11 क्वेश्चन हर बार दे रहा है भैया, एक क्वेश्चन पे भी आपको बहुत ऊपर से नीचे लेके चले जाता है। और ये भी आप समझना भाई कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो एकदम साल भर से पढ़ रहा होगा, एकदम करंट अफेयर तो एकदम 10 में 10 बना, नहीं। हाँ, आपसे ज्यादा अच्छे से वो बना सकता है, आपसे लाइक उसकी जो तार्किक क्षमता होगी वो आपसे ज्यादा होगी। लेकिन आप ये समझिएगा कि अंतिम समय भी अगर आपने थोड़ा बहुत इसको ध्यान दिया, समय दिया, 2 से 3 बार आपने रिवाइज किया, वीडियो देखा, पीडीएफ देखा, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। कम से कम एलिमिनेट करने में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, ये भी आप समझिएगा, है ना। तो आपको फायदा जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। अगला वीडियो जो है वो हम डे आफ्टर टुमारो, लाइक आज फ्राइडे है, तो हम संडे आ जाएगा आपके लिए। और फिर हमने बताया कि मंडे और ट्यूसडे 2 दिन लगातार मैराथन होगा, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।